गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इट्स ऑडिबल। आवाज सभी को आ पा रही है? गुड मॉर्निंग संदीप। संदीप, कल हमने क्लास दोबारा एक्टिव कर दी थी, कोई टेक्निकल इशू की वजह से बंद हो गई थी, तो हमने दोबारा एक्टिव कर दी थी। आकाश, करेंगे इस टॉपिक पे भी बात। गुड मॉर्निंग आकाश। गुड मॉर्निंग ईश्वर। राम राम। हार्दिक, ये क्लास हमने पहले से भी, मैंने आपको बताई है कि ये क्लास थ्योरी की है और हमने थ्योरी क्लास कह के ही ये क्लास अनाउंस की हुई थी, तो आप ध्यान से देखिए पोस्टर्स को। ये क्लास हमारे थ्योरी की ही थी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये थ्योरी की ही रहेगी। तो मैंने जानबूझकर एक दो टॉपिक बीच में मैंने एमसीक्यू के डाल दिए थे, तो देखना ध्यान से। जब हमारी ये क्लास अनाउंस हुई थी, जब आप लोगों ने परचेज किया था ये सब ऐप पे, तो देखना ये क्लास पूरा थ्योरी का था। तो हार्दिक, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि डेली क्वेश्चन को रिपीट मत करें। आप देखिए अपने कंटेंट क्या एक्टिव कराया था, है ना। आवाज आ रही है सभी को? सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? देखना एक बारी, चेक करना, क्योंकि कुछ बोल रहे हैं कि आ रही है, कुछ बोल रही है कि नहीं आ रही है। संदीप, देखते हैं। ये क्लास मैंने आपको बार बार बोला है कि क्लास थ्योरी की है, तो एक ही बात बोलकर बार बार शर्मिंदा मत करो मुझे, क्योंकि सबसे पहला टास्क तो है कि सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए। इट्स ऑडिबल। अब बस मुझे एक ही बात बताओ कि आवाज सभी को आ रही है क्या? उसके बाद हम फिर स्टार्ट करें। नो मोर क्वेश्चंस। संदीप, मैं काफी सारी बातें तो बीच में बताते रहता हूँ ना एमसीक्यू को लेकर, तो बीच में से नोट कर लिया करो भाई। ओके, तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑडिटिंग। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, अंकेक्षण। ऑडिटिंग सिंपल सी क्या बात है कि जब भी हम फर्म में अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारी बुक्स की चेकिंग कर ली जाए, ये पता चल जाए कि कहीं पर कुछ फ्रॉड तो नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम कभी कभी क्या कराते हैं, ऑडिटिंग कराते हैं। ऑडिटिंग करने के लिए कभी कभी तो हमारे पास फर्म का, कंपनी का अंदर का बंदा भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बाहर का कोई इंसान भी हो, जो सीए हो, वो आकर ऑडिटिंग करे। तो ऑडिटिंग हम कैसे भी करा सकते हैं, बट कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं जिनके अकॉर्डिंग ऑडिटिंग करवानी कंपलसरी भी होती है। तो हम देख लेते हैं ऑडिटिंग का क्या मीनिंग है। तो ऑडिटिंग का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंट से रिलेटेड बुक्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी हमको क्या करनी है, जांच करनी है। जब हम जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमको उसकी सत्यता, पूर्णता के बारे में पता चल जाता है कि जो हमने बुक्स मेंटेन की हुई हैं अकाउंट्स के अंदर, जो हमने
अकाउंट्स रखे हुए हैं या जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं, और हमको ये भी पता चल जाता है कि वो अकाउंट्स हमने रूल्स के अकॉर्डिंग रखे हैं कि नहीं, तो हमको इस बातों का भी पता चल जाता है। तो जब भी हम ये इन्वेस्टिगेशन करें, जब भी हम ये चेकिंग करें, तो चेकिंग एक ऐसे इंसान के द्वारा होनी चाहिए जिस इंसान को पूरी नॉलेज हो, और ये इंसान करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स की, सारे इंफॉर्मेशन की सब अच्छे से चेकिंग करने वाला है। तो जिस प्रकार कहते हैं कि एक एग्जांपल दिया हुआ, कहते हैं कि जिस प्रकार हम अपनी बॉडी की टेस्टिंग कराते हैं, मान लो हमको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, हमारी बॉडी का चेकअप करता है, या कभी कभी वो टेस्ट कराने के लिए बोल देता है कि लैब में जाओ, लैब में टेस्टिंग कराओ, तो उससे कभी कभी हमको वो बता देता है। अगर हम बिल्कुल ठीक हैं तो भी बता देता है, और अगर हम ठीक नहीं है तो हमको उसके पीछे के कारण भी बता देता है कि आपको ये बीमारी है, आपको ये टेस्ट कराना है, ये मेडिसिन ले लो। तो ऐसा ही ऑडिटिंग में होता है। ऑडिटिंग जब हम कराते हैं तो सामने वाला बंदा क्या करेगा, एक डॉक्टर की तरह ही पूरी अच्छी तरीके से चेकिंग करता है, और ये भी बताता है कि गड़बड़ कहाँ पे है, कहीं पर गड़बड़ हुई तो कैसी हुई, तो सारी बातें वो बताता है। तो पूरी जांच करने के बाद वो हमारी जो अकाउंट्स की बुक्स है ना, उस अकाउंट्स की बुक्स किससे रिलेटेड है, वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसकी सही सिचुएशन के बारे में बता देता है कि वो बुक सही तरीके से मेंटेन की गई है या नहीं गई है। अगर उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, कमियां होती हैं, कहीं पर फ्रॉड हुआ है, झूठ कपट हुआ है, तो उसके बारे में भी हमको पता चल जाता है। जिस तरह से डॉक्टर को पता चल जाता है ना हमारी बीमारी के बारे में, और वैसे ही एक ऑडिटर को भी पता लग ही जाता है कि छल कपट कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे प्रॉब्लम की है। तो हम जब जब अपनी बुक्स की चेकिंग कराते हैं किसी ऐसे पर्सन से जिसको ऑडिटिंग के बारे में पूरी नॉलेज होती है, बहुत अच्छे से जो डॉक्यूमेंट्स को चेक करना जानता है, क्रॉस चेकिंग कर लेता है, छल कपट को पकड़ लेता है, ये भी देख लेता है कि हमने बुक्स अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मेंटेन की है नहीं की है, तो वो समझ लेना कि सब ऑडिटिंग के अंदर ही आ रहा है। तो ऑडिटिंग को मीनिंग समझने से बाद अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं कि ऑडिटिंग हम कितने टाइप से करा सकते हैं। ये जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है ये है टाइप ऑफ ऑडिट का। किसका? ये टाइप्स का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑडिट। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट के इस टॉपिक में सबसे पहले हमारे पास ऑडिट आ रहा है स्टैच्यूटरी ऑडिट। तो स्टैच्यूटरी ऑडिट का क्या मतलब है? एक ऐसा ऑडिट जो हमें कराना हर हालत में जरूरी होता है, हमको कराना ही पड़ता है, वैधानिक बोलते हैं। तो वैधानिक ऑडिट के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसी होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हमको ऑडिट करवाना होता है। ये लिखा हुआ है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमको ऑडिट कराना होता है। तो मतलब जब हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब किताब का ऑडिटिंग कंपलसरी कर देते हैं किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं कंपलसरी ऑडिटिंग या स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग। तो इस ऑडिटिंग के अंदर हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑडिटर होगा, ऑडिटर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स, रूल्स, रेगुलेशन, क्या रूल्स हैं फर्म के बुक्स मेंटेन करने के, सारी बातें उसको पता होनी चाहिए। उसको ये भी पता होना चाहिए कि फर्म कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स को कंट्रोल करती है, सारी बातें उसके अंदर लिखी होती हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक जो ऑडिटर है ना, ऑडिटर को अपने कार्य क्षेत्र, योग्यता अयोग्यता, ऑडिटर के क्या राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर का क्या सैलरी होगा, व्हाटएवर जो भी है, सारी बातें पहले से ही फिक्स की हुई होती हैं। मतलब स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग के अंदर एक ऑडिटर को क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, उसकी सैलरी क्या होगी, काम करने के बदले उसको क्या मिलने वाला है, सारी बात पहले से पता होती है। किसमें? स्टैच्यूटरी ऑडिट में। तो स्टैच्यूटरी ऑडिट के मामले में पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स होते हैं, आप इन रूल्स एंड रेगुलेशन को बदल नहीं सकते। तो ऑडिटर के जो भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, आप उसको कम भी नहीं कर सकते। मतलब ऑडिटर के जो राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप कम नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज भी नहीं कर सकते, पर इसके अंदर आप अपने एग्रीमेंट को करके उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को या राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हो। क्योंकि यहां पर जो ऑडिटर होता है ना, ये
एक ओनर की इच्छा पर निर्भर नहीं होता। मतलब मान लो एक बिजनेस है, इस बिजनेस में गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि तुमको हर हालत में ऑडिटिंग करवानी जरूरी है। कौन सी ऑडिटिंग? स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग। तो स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग के केस में इस कंपनी का जो मालिक है या फर्म का मालिक है उसके हाथ में कुछ नहीं है। ये ऑडिटिंग आपको हर हालत में करवानी होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी बात माननी होगी। रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही एक ऑडिटर की सैलरी भी मिलने वाली है। तो मतलब यहां पर जो ऑडिटिंग होगी ना इस कंपनी या फर्म के अंदर, ये कंपनी के मालिक की इच्छा पर नहीं होगी, उसको हर हालत में करवानी ही होगी। दैट्स इट। उसकी आंख बंद है या आंख खुली है, उसको ऑडिटिंग हर हालत में करवानी होगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपल्सरी ऑडिटिंग। तो कहता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑडिटिंग करवाना बहुत जरूरी है हर हालत के अंदर। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नंबर 1, कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले में जितने भी रजिस्टर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं उनको सबको ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के द्वारा जो भी कंट्रोल्ड बैंकिंग कंपनीज हैं उनको भी ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 द्वारा जितनी भी कंट्रोल होती है ना बीमा कंपनियां, उनको भी ऑडिटिंग करवाना जरूरी है, कंपलसरी है। कुछ राज्यों के सहकारी समिति कानून के अंतर्गत जितने भी रजिस्टर्ड सरकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उन सभी को भी ऑडिटिंग करवाना जरूरी है। तो मतलब आपको यहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता दिए गए हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस को ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है। अब मान लो एमसीक्यू की मैं बात करूं तो इसमें क्या एमसीक्यू आ सकता है? क्या कंपलसरी ऑडिटिंग के केस में क्या आप ऑडिटर का सैलरी या जो पारिश्रमिक है आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को बदल सकते हो? यस, एक प्रस्ताव पास करके या उसके द्वारा समझौता करके। क्या ऑडिटर के अपने कुछ फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? यस, उसके फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं। फिर स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग के केस में क्या एक फर्म के ओनर की इच्छा होती है क्या उसको अपॉइंट करें? तो आपका आंसर होगा नहीं, उसकी इच्छा पर नहीं होता। ये जो ऑडिटिंग होती है करानी कंपलसरी होती है। फिर आपसे ये 4 बातें भी पूछ सकता है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अंदर ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है? तो ये 4 लाइनें आपको पता होनी चाहिए। मान लो आपसे पहली लाइन वो पूछ ले कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी है, क्या उसमें कंपलसरी ऑडिटिंग होता है या नॉर्मल होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, कौन सा होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए स्टैच्यूटरी ऑडिट होता है, मतलब कंपलसरी वाला ऑडिट होता है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे निकलते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये वाला जो पहला मैंने टाइप्स ऑफ ऑडिट का टॉपिक बताया, इसको हम बोल सकते हैं स्टैच्यूटरी ऑडिट, बोले तो कंपलसरी ऑडिट। आपकी मर्जी के ऊपर नहीं है कि आप ऑडिटिंग करवाओगे तब ऑडिट होगा, नहीं, आपको हर हालत में ऑडिटिंग करवाना ही पड़ेगा। दैट इज स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग। फिर जो हमारा है नेक्स्ट वो है प्राइवेट ऑडिट। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब किताब अंकेक्षक के लिए किसी प्रकार का वैधानिक बंधन नहीं होता, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें सोल ट्रेडर की या पार्टनरशिप फर्म की या कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और भी होती होंगी, है ना, तो जिनका हमें ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी नहीं होता, बट ये जब भी ऑडिटिंग कराते हैं इसको हम बोलते हैं प्राइवेट ऑडिट। तो प्राइवेट ऑडिट के केस में वो क्या कह रहा है, ऑडिट करवाना हमारा कंपलसरी नहीं है, ऑडिटिंग आपके लिए बंधन नहीं है, आप ऑडिट करवाओ ना करवाओ आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। कहता है कि जब हम प्राइवेट तरीके से ऑडिटिंग कराते हैं तो वो इन फर्मों में हो सकता है। तो ऑडिटिंग करवाना अथवा ना कराना इन ऑर्गेनाइजेशंस की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए प्राइवेट ऑडिट को हम वॉलंटरी ऑडिट भी बोलते हैं। क्या ये वॉलंटरी ऑडिट बोले तो ऐच्छिक,
आपकी मर्जी है, अगर आप कराना चाहते हो तो करा लो, नहीं कराना चाहते तो मत कराओ। तो इस प्रकार के ऑडिट में जो ऑडिटर के जो राइट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आप कैसे फिक्स करते हो? वो आप फिक्स करते हो समझौते के बेस पर। आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है ऑडिटर के साथ, उस एग्रीमेंट के बेस पर आप ये देखते हो कि एक ऑडिटर के क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसने कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। तो ये आप एग्रीमेंट पे डिसाइड करते हो। आगे कहता है कि अगर कोई छल कपट का त्रुटियों का पता लगाना है, आपको सेल्स टैक्स से इनकम टैक्स का पता करना है, या गवर्नमेंट ऑफिसर को संतुष्ट करना है, तो आदि इसके लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। कि जब हम प्राइवेट ऑडिट कराते हैं ना, तो क्यों कराते हैं? क्योंकि हमको फ्रॉड का पता करना है, मिस्टेक हमने कहां पे की, टैक्स कितना पे करना है, इनकम टैक्स कितना पे करना है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को हमें सेटिस्फाई करना है। तो ये सारे काम करने के लिए हम क्या करते हैं? प्राइवेट ऑडिट करते हैं। तो इसीलिए इस ऑडिटिंग की जो सीमा होती है ना, वो कौन फिक्स करता है? वो इनके जो मालिक होते हैं ना, वो मालिक फिक्स करते हैं। वो अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई तेरे को इतना काम कहा गया है, इतना कर लियो, फालतू की बात मत करियो, फालतू काम मत करियो, तेरे को जो बस जितना बोला जा रहा है ना, बस उतना कर लियो। तो समझ लेना वो कौन सा ऑडिट है? प्राइवेट ऑडिट। जबकि पीछे वाली ऑडिट में क्या था? रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से फिक्स है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कराना है तो कराना है। बट इसमें क्या? इसमें आपकी मर्जी है। ऑडिटर के रूल्स एंड रेगुलेशन आप फिक्स कर रहे हो, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स कर रहे हो, जो कुछ बोल रहे हो आप आपके अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राइवेट ऑडिट। तो प्राइवेट ऑडिट मतलब जहां पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हो, या आप पार्टनरशिप चला रहे हो, या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर कंपलसरी ऑडिटिंग नहीं होती है, तो वहां पर आप प्राइवेट ऑडिट को अप्लाई कर सकते हो। आगे हमारा है गवर्नमेंट ऑडिट। यस नीलम गिल, जो टॉपिक रह गए हैं वो भी हम टाइम से कवर कराएंगे, बट अभी सब सब्जेक्ट को एक साथ टच किया जा रहा है ताकि कवर हो जाए। गुड मॉर्निंग सोनू। सोनू क्लास हमारी लगभग 10:30 या 10:35 पे स्टार्ट हुई होगी, इतना ही। टॉपिक आज का बहुत इजी है, देखते रहना। इजी भी नहीं भी हो तो तुम्हारे लिए ऑप्शन भी तो क्या है सबके लिए, बस देखते रहना। अब आगे जो ऑडिट है इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑडिट। मतलब जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, तो उनकी जांच को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑडिट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, जब उसमें हम हिसाब किताब का, जब हम ऑडिटिंग कराने के लिए एक हिसाब किताब और एक ऑडिट डिपार्टमेंट रखती है, तो वहां पर हमारे पास ऑलरेडी एक अकाउंट्स का ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। तो इस डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, कौन सा? 148 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को नियुक्त करता है। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन आया, कौन सा अनुच्छेद है? 148। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। वो जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहां पर देखो आपके 3-4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। फिर आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार ऑडिटर जनरल को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी संस्था के हिसाब किताब के संबंध में उन अधिकारों कर्तव्यों का पालन करना होता है। सेक्शन कौन सा है? 149। 149 के अकॉर्डिंग उसको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है, वही उसको पालन करना होता है, जो भारतीय संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं? आगे कह रहा है कि जो इसके अंडर में होते हैं ना, इसके अंडर में काफी सारी यूनिट भी होती हैं।
तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बोल रहा है वो कि गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, तो उनकी भी खातों की चेकिंग हमें करानी होती है। तो खातों की चेकिंग कराने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट भी होता है जिसको हम ऑडिट्स एंड द अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। और जो सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो कौन होता है? कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल। तो कह रहा है कि सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसकी अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। फिर कहता है कि सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग इस ऑडिटर को पहले से ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होता है, उसको बस उसका पालन करना होता है। फिर आगे कह रहा है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, कौन बनाता है? भारतीय संसद द्वारा बनाए गए होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है, इसी के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करने होते हैं। फिर कह रहा है कि जो ये ऑडिटर जनरल है इसके अंडर में काफी सारी यूनिट होती हैं जो उसके अंडर में काम करती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास पूर्ण ऑडिटिंग, बोले तो कंप्लीट ऑडिट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कंप्लीट ऑडिट। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक निश्चित अवधि संबंधी समस्त लेखा पुस्तकों की सिस्टमैटिक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जब हम चेक करते हैं, जिससे कोई भी सौदा या खाता या संबंधित लेखे जांच से छूटने ना पाए, तो इसे कहते हैं पूर्ण ऑडिटिंग, बोले तो कंप्लीट ऑडिट। तो मतलब क्या होता है, कभी कभी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर क्या करते हैं, उसके जितने भी कंप्लीट अकाउंट्स की बुक्स होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, उसकी हम पूरी अच्छी तरह से चेकिंग करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन को लिखने से पहले हम ये देख लें कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिना बिल्स के ना छूट गई हो, सभी उसके पास हमारे पास प्रूफ होने चाहिए। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ऑडिटिंग। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑडिट में हर एक ट्रांजैक्शन, एंट्री, बुक्स, टोटल, बैलेंस, वाउचर, डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज की हम चेकिंग करते हैं। तो अगर हम स्टैच्यूटरी तौर पर बात करें, वैधानिक तौर पर बात करें, तो कंपनी में इस प्रकार का ऑडिट करवाना जरूरी होता है। यस, कंपनी में इस प्रकार का ऑडिट कराना जरूरी होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट ऑडिट होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑडिट, बोले तो आंशिक अंकेक्षण। तो जब किसी संस्था के पूरे हिसाब किताब की जांच ना करके केवल उसके किसी विशेष भाग की जांच की जाती है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जब हम कंप्लीट अकाउंट्स को चेक ना करके उसी के किसी पार्टिकुलर अकाउंट्स को, बुक्स को हम चेक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑडिट। तो इसमें ऑडिटर को पार्शियल अंकेक्षण करना होता है, जिसमें मान लो वो क्या करता है, जैसे मान लो वो सिर्फ परचेज बुक या सेल्स बुक या कैश बुक की चेकिंग करता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने नवंबर की चेकिंग की हो, या दिसंबर में जो ट्रांजैक्शन हुई हो, या जनवरी की ट्रांजैक्शन हुई हो, सिर्फ उसी की चेकिंग की हो। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पार्शियल ऑडिट। तो पार्शियल ऑडिट में कुछ भी हो सकता है, मान लो उसने सिर्फ परचेज बुक की चेकिंग की, या उसने सेल बुक की चेकिंग की, या उसने परचेज रिटर्न बुक की चेकिंग की, या उसने सिर्फ जनवरी की चेक की, या दिसंबर की, या नवंबर की। तो हम उसको बोलेंगे हम उसने क्या किया है, पार्शियल ऑडिट किया है। तो न तो कोई नियोक्ता ऐसे अंकेक्षण करवाना चाहेगा और न ही अंकेक्षक ऐसे कार्य के लिए तैयार होता है। मतलब जो पार्शियल ऑडिट होता है ना, ये रियलिटी में आजकल व्यवहारिक नहीं है, नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि कोई भी बंदा है ना वो इस प्रकार का ऑडिट नहीं करवाना चाहेगा। आप है या मैं है, किसी को क्या बोलेंगे भाई हमारे जनवरी की बुक्स की ऑडिटिंग कर दे, तो व्यवहारिक ही नहीं है, अच्छा नहीं लगता ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक स्पेशल टारगेट होता है, स्पेशल ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस प्रकार का ऑडिटिंग करवा लेते हैं। यदि हम आंशिक जांच कराई जाती है तो उसे अपनी रिपोर्ट देते समय यह स्पष्ट रूप कर देना चाहिए रिपोर्ट आंशिक जांच है। मतलब जब ऑडिटर इस प्रकार की चेकिंग करता है, ऑडिटिंग करता है, तो अपनी रिपोर्ट में उसको बता देना चाहिए कि हाँ भाई मैंने जो ऑडिटिंग की है वो पूरी ऑडिटिंग नहीं की, कौन सी वाली की है, पार्शियल ऑडिट की है। तो उसको ये बात नॉलेज में डाल देना चाहिए। तो
यदि वह ऐसा नहीं करता तो जो भी व्यक्ति इस रिपोर्ट के आधार पर कार्य करने में हानि उठाएगा तो जो ऑडिटर होगा रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो। मान लो हमने पार्शियल ऑडिट किया। पार्शियल ऑडिट किया मतलब हमने कंप्लीट चेकिंग तो हर बात की नहीं। इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी। रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी बिल्कुल ओके, जबकि कुछ गड़बड़ियां थी या इसने बताया नहीं कि कंप्लीट ऑडिट था या पार्शियल ऑडिट था, कुछ भी हो सकता है। ऑडिटिंग करवाई हमने ऐसी ऐसी, इसने रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी ऐसे बताकर कि जैसे कंप्लीट ऑडिट है, या हमने किसी को रिपोर्ट दे दी कि भाई ऑडिटिंग पूरी हो चुकी है, उसको हमने बताया ही नहीं कि ऑडिटिंग कौन सी है। अब रिपोर्ट जिसको हमने प्रेजेंट की वो बंदा मान लो मोहन है। मोहन ने इन रिपोर्ट्स के बेस पर कोई एक्शन लिया, कुछ काम किया और वो काम हो गया गलत, तो उस गलत काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये ऑडिटिंग जिसने की थी, जो ऑडिटर है। तो अगर इस रिपोर्ट के बेस पर जब हमने बताया नहीं ना सामने वाले को कि ऑडिटिंग हमने पार्शियल वाली की है, उस रिपोर्ट के बेस पर अगर किसी बंदे ने कोई गलत स्टेप लिया, कोई गलत काम किया, तो इसने जो गलत काम किया है ना, या इससे जो गलती हुई है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये वाला ऑडिटर होगा जिसने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। आगे देखें, फिर होता है हमारा पीरियोडिकल ऑडिट। तो कभी कभी ऑडिटर द्वारा क्या किया जाता है कि एक फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति पर जब अंतिम खाते पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं, तो नियोक्ता के स्थान पर आकर एक ही बार में उसके खातों की जांच पूरी कर देने को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक ऑडिट बोलते हैं। मतलब जो बिजनेस का ओनर है जिसने उसको अपॉइंट किया है वो नहीं आता, बट उसकी जगह पर आकर वो क्या करता है, उसकी एक ही बारी में पूरी अकाउंट्स की चेकिंग कर देता है। तो इस प्रकार ऑडिटर साल में केवल एक ही बार होता है। इस प्रकार का ऑडिट साल में एक ही बार होता है। अब क्योंकि ऑडिटिंग साल के अंत में होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनुअल ऑडिट, या इसको हम बोलते हैं फाइनल ऑडिट। तो इस ऑडिटिंग का एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट ऑडिट भी है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। इसका एक नाम और भी है, क्या, बैलेंस शीट ऑडिट। तो क्योंकि इसे चिट्ठा बन जाने के बाद बोले तो इसको हम बैलेंस शीट बन जाने के बाद शुरू करते हैं, परंतु अमेरिका में हम बैलेंस शीट वाले ऑडिटिंग का अर्थ क्या है, सिर्फ चिट्ठे के अंक अक्षर से बात किया जाता है। मतलब अगर मैं अमेरिका की बात करूं, क्या कह रहा है वो, अमेरिका में बैलेंस शीट ऑडिट का क्या मतलब है, सिर्फ हमने बैलेंस शीट की ऑडिटिंग करवाई है। जबकि इंडिया में पीरियोडिक ऑडिट, फाइनल ऑडिट या बैलेंस शीट ऑडिट का क्या मतलब है कि हमने ऑडिट, सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट बनाने की बात की है। मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के ऊपर सारी अकाउंट्स की हमने एक ही बार चेकिंग कर दी। बट अमेरिका की लैंग्वेज में इस ऑडिट का क्या मतलब है कि हमने सिर्फ बैलेंस शीट की ऑडिट की है। तो अगर अमेरिका में ये बैलेंस शीट ऑडिट के नेम से है, तो अमेरिका के अकॉर्डिंग हमने ऑडिटिंग सिर्फ किसकी की है, सिर्फ बैलेंस शीट की। आगे है हमारे पास इंटीरियम ऑडिट। कहता है कि जब किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी भी समय अथवा बीच में ही हम अपने अकाउंट्स की बुक का चेकिंग कराते हैं, तो उस समय तक की गई लाभ या हानि तथा आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से कराया जाता है। तो मान लो मैंने नवंबर में अपनी बुक्स की चेकिंग करवाई, नवंबर के हमने मान लो 30 तारीख को करवाई, 30 नवंबर को, ठीक है। तो ये चेकिंग करवाई मान लो मैंने अप्रैल से लेकर नवंबर तक की, तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियम ऑडिट। तो ये वाला जो ऑडिट होता है ना, ये एक स्पेशल पर्पस के लिए पूरा किया जाता है। तो इसमें ये ऑडिट मोस्टली हम कराते कहाँ हैं, ये ऑडिट मोस्टली कराते हैं कंपनियों में। तो दूसरी बात, ये ऑडिट हम कहाँ पे कराते हैं, कंपनियों में कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि कंपनियां क्या करती है, कभी कभी ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड भी पे करती हैं, और जो डिविडेंड जो ड्यूरिंग द ईयर पे करती है वो इंटीरियम डिविडेंड भी होती है। क्योंकि देखो कि लिखा हुआ है, कहता है कभी कभी हम एनुअल
डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले साल के बीच में डिविडेंड दे देते हैं, जिसको बोलते हैं इंटीरियम डिविडेंड। तो ऐसी ऑडिटिंग के केस हमारे सामने आते हैं। क्यों कराते हैं? कंपनियां कभी कभी इंटीरियम डिविडेंड पे करती हैं साल के बीच में, तो हम क्या करते हैं, पहले ऑडिटिंग करवा लेते हैं कि हम प्रॉफिट पे करने की हालत में, डिवाइड करने की हालत में है या नहीं है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक नए साझेदार के प्रवेश करने पर, किसी साझेदार के फर्म में अवकाश प्राप्त करने पर, अथवा किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर उसके खातों का अंतरिम अक्षेक्षण कराने की आवश्यकता होती है। और सिंपल सी बात वो कह रहा है कि मान लो हमने रेशो चेंज किया, रेशो तो कभी भी चेंज कर लेते हैं, ऑडिटिंग करवा लो। नया पार्टनर आ गया, उस वक्त ऑडिटिंग करवा लो। किसी पार्टनर की रिटायर होगी मान लो साल के बीच में, ऑडिटिंग करवा लो। किसी पार्टनर की बीच में डेथ हो गई तो आप बीच में ऑडिटिंग करवा लो। कंपनी ने मान लो ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड पे करना है, तब भी आप क्या करो, ऑडिटिंग करवा लो। तो ये वाला ऑडिटिंग हम क्या बोलते हैं, इंटीरियम ऑडिटिंग बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंतरिम अंकेक्षण, बोले तो इंटीरियम डिविडेंड। तो इंटीरियम जो ऑडिटिंग है, इंटीरियम ऑडिटिंग हम क्यों कराते हैं? इंटीरियम ऑडिटिंग हम इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें साल के दौरान कभी भी बुक्स की चेकिंग करनी पड़ती है और हमारा एक स्पेशल टारगेट होता है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनीज के अंदर हमको ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करना पड़ता है, तो इसलिए हम कराते हैं इंटीरियम डिविडेंड। आगे जो हमारा ऑडिटिंग है, ये है हमारा कैश ऑडिट। संदीप कौन सा क्लियर नहीं हुआ, ये वाला क्या? संदीप कौन सा क्लियर नहीं हुआ, ये वाला पीरियोडिकल ऑडिट? ओके संदीप कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ऑडिट कराते हैं ना, एक फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति पर कराते हैं, जब हमारे फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो फाइनल अकाउंट जब पूरे हो जाते हैं तो ऑडिटर एक बार आता है और एक ही बारी में हमारी पूरी की पूरी चेकिंग करके चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिकल ऑडिट। इसको हम बैलेंस शीट ऑडिट भी बोलते हैं और फाइनल ऑडिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनल ऑडिट या बैलेंस शीट ऑडिट। ठीक है, तो पहला नाम तो इसका क्या है? पीरियोडिकल ऑडिट। फिर दूसरा नाम क्या है? फाइनल ऑडिट। तीसरा नाम क्या है? बैलेंस शीट ऑडिट। तो ये कब हुआ? फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ, अकाउंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, बंदा आएगा एक ही बारी में सारे करा के चला जाएगा, सारी ऑडिटिंग कर जाएगा। पर कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में ना
बैलेंस शीट ऑडिट का मतलब क्या होता है? अमेरिका में अगर बैलेंस शीट ऑडिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ बैलेंस शीट की ऑडिटिंग की है। किसकी ऑडिटिंग की है? सिर्फ बैलेंस शीट की। पर इंडिया में इसका मतलब क्या है? इंडिया में बैलेंस शीट ऑडिट का मतलब क्या है कि हमने सारी बुक्स की चेकिंग की है। वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वाउचर हो सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जर्नल, लेजर एक्सेट्रा, सब कुछ। तो सबकी चेकिंग को यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारी बैलेंस शीट ऑडिट है। बट अमेरिका के केस के अंदर उस ऑडिट का मतलब अलग हो जाता है। बैलेंस शीट ऑडिट का मतलब सिर्फ बैलेंस शीट की ऑडिटिंग की हुई है। ठीक है संदीप, नाउ इट्स क्लियर? गुड मॉर्निंग स्वीटी। यस, ऑडिटिंग इजी है। संदीप, नाउ इट्स क्लियर? ओके, आगे है हमारे पास कैश ऑडिट। कहता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक स्पेशल टाइम पीरियड के लिए केवल कैश की जो भी लेन देन होते हैं ना उसकी चेकिंग के लिए जब हम ऑडिटिंग की नियुक्ति करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑडिट। कौन सा? कैश वाला। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि हम स्पेशल कुछ वाउचर और डॉक्यूमेंट की हेल्प से केवल इनकम और एक्सपेंसेस के नकद वाले जो लेन देन होते हैं ना सिर्फ उसकी जांच करते हैं, क्योंकि ऑडिटिंग का काम सिर्फ रोकड़ बही की जांच तक ही सीमित है। इसलिए उसे अपनी रिपोर्ट देते समय इस सीमा का स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैंने सिर्फ कैश ऑडिटिंग की है। तो मतलब कभी कभी हम क्या करते हैं, सिर्फ कैश बुक की ऑडिटिंग कराते हैं, और जब कैश बुक की ऑडिटिंग कराते हैं तो वो सिर्फ कैश की रिसिप्ट और कैश की पेमेंट की ही चेकिंग करता है। तो अब वो बोल रहा है कि लास्ट में जब भी अपनी वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा तो अपनी रिपोर्ट में बता दे कि भाई मैंने सिर्फ कैश का ऑडिट किया है, किसी और ऑडिटिंग के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो कैश ऑडिट के बारे में उसको बिल्कुल क्लियर कट बता देना चाहिए। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट ऑडिट है वो है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट के अंदर वो क्या कह रहा है कि कॉस्ट के अकाउंट से रिलेटेड जब हम ऑडिटिंग कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑडिटिंग। तो कॉस्ट के जो हमारी जो अकाउंट्स होती है उसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन के दौरान होने वाली गणना के लिए किए जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जब हमारा होता है तो प्रोडक्शन के टाइम पर हमारे कुछ एक्सपेंस होते हैं, लॉसेज होते हैं, मटेरियल यूज होता है, लेबर यूज होती है, तो उसके हम अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो इन अकाउंट्स के अंदर रॉ मटेरियल खरीदना, एक्सपेंसेस करना, प्रोडक्ट बनाना, तो जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे हमको लिखने होते हैं। तो इस प्रकार के खर्चे के रियलिटी को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑडिटिंग कराते हैं। तो कॉस्ट ऑडिटिंग को करवानी होती है, तो कॉस्ट ऑडिट हमको करानी होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट के जो अकाउंट्स होते हैं और जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं इसके अंदर इतना अधिक रिलेशन होता है कि हमको अलग से कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए अलग से अकेक्षण की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। परंतु जहां कॉस्ट अकाउंटेंट एक विस्तृत रूप से बड़े पैमाने पर रखे जाते हैं तो वहां पर कॉस्ट अकाउंट्स के ठीक होने और लागत लेखा योजना सही रूप से अप्लाई होने का सत्यापन करने की आवश्यकता पड़ती है। कहता है कि हालांकि फर्म के अंदर जब हम नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब हम ऑडिटिंग करवाते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग की भी ऑडिटिंग हो जाती है। पर कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डेटा होता है ना हम बहुत हाई लेवल पे रखते हैं। अब जब हाई लेवल पे कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा मेंटेन करते हैं तो हमको कॉस्ट अकाउंटिंग की ऑडिटिंग करवानी ही पड़ती है, तो वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये बात बोल रहा है। कहता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ने 1952 में सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट्स या कॉस्ट ऑडिटिंग को इस प्रकार के इन्होंने एक नीचे एक डेफिनेशन दी है। कहता है कि जो कॉस्ट ऑडिटिंग का जो मतलब होता है ना
तो कॉस्ट अकाउंट्स के जितने भी हमारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका वेरिफिकेशन करना है, और जो भी हमारी कॉस्ट से रिलेटेड जो भी योजनाएं होती है, जो भी प्लानिंग होती है, उसको इंप्लीमेंट करना, और उसकी हमें को क्या करनी होती है, जांच करनी होती है, उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है। तो यहां पर हमारे पास एक सेक्शन आएगा, ये सेक्शन हमारा कौन से आने वाला है, सेक्शन 148। तो सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग हमको ये सारी कॉस्ट हमारी जो अकाउंटिंग होती है उसकी हमको ऑडिटिंग करानी होती है। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट ऑडिटिंग। तो किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी की सभी एस्पेक्ट की हम जब चेकिंग कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे मैनेजर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस का हम इवेल्युएशन करते हैं, उनकी एफिशिएंसी का ऑडिट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज का ऑडिट करते हैं। तो इसमें दो मेन एस्पेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या खास बात होती है कि इसमें हम नॉर्मली मैनेजमेंट ऑडिट में सेल का जो काम होता है, प्रोडक्शन का जो मैनेजमेंट होता है, स्टॉक का जो कंट्रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, फाइनेंशियली कंट्रोल होते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो अरेंजमेंट होती है उससे रिलेटेड जो भी हमने मैनेजमेंट के काम किए हैं ना, उन सारी मैनेजमेंट की कामों की हम क्या करते हैं, सारी की सारी बहुत अच्छे से चेकिंग करते हैं। दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेक्ट हैं सबकी बहुत अच्छे से चेकिंग करते हैं। इसमें उनकी परफॉर्मेंस की चेकिंग कराना, उनकी एफिशिएंसी को चेक कराना, उनकी प्रॉपर्टी का ऑडिट करना, ये सब चेकिंग करने को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट करना। तो मैनेजमेंट ऑडिट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमको फ्यूचर की भी काफी सारे डिसीजन लेने होते हैं, पीछे से कंट्रोलिंग करनी होती है, काफी सारी गड़बड़्स को हमको चेक करना होता है। तो इसलिए हमारे पास ये होता है मैनेजमेंट ऑडिट। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट का टॉपिक हमारे लिए लगभग एक बार तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, कवर हो चुका है। आगे है हमारे पास मेथड और प्रोसीजर ऑफ ऑडिट वर्क। हमारे पास जो ऑडिटिंग होती है उसकी क्या प्रोसीजर है, उसके क्या मेथड्स हैं, ये एक टॉपिक है, बहुत इजी है, इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। तो कहते हैं कि ऑडिटिंग करने का कोई स्पेशल मेथड नहीं है, कोई स्पेशल ढंग नहीं है। वास्तव में क्या ढंग अपनाया जाए, ऑडिटिंग कैसे की जाए, ये ऑडिटिंग जो हमारा जो ऑडिटर होता है ना उसकी कैपेसिटी के ऊपर, उसकी एफिशिएंसी के ऊपर या उसके एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। मतलब एक बंदा सीए बन तो जाता है, अब उस सीए को ऑडिटिंग कैसे करनी है ये उसकी कैपेसिटी पर, उसकी एबिलिटी पर, उसकी एफिशिएंसी पर, उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। तो ये क्या कह रहा है, कहता है कि जो ऑडिटर होता है ना उसको अपना काम बड़ी एफिशिएंसी से करने की जरूरत होती है, क्योंकि वह अपने काम में सफल तभी हो सकता है जबकि वो काम करने का कोई सही तरीका अपनाएगा। और ऐसे कुछ स्टेप हमको दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग एक ऑडिटर को काम करना चाहिए, या कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिसको ऑडिटर अक्सर फॉलो भी करते हैं। ये स्टेप्स कौन से हैं जिसको ऑडिटर फॉलो करते हैं? ये स्टेप्स हैं, नंबर 1 यूज ऑफ स्पेशल टिक्स। मतलब वो क्या कह रहा है, जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर को हिसाब किताब की जांच करते समय ना विशेष प्रकार के अलग अलग सिंबल का यूज करना चाहिए, और सिंबल्स का यूज करते हुए उसको कुछ सावधानी भी बरतनी होती है। जैसे जो हमारे टोटल होते हैं, ये पोस्टिंग होती है, टोटल और पोस्टिंग के लिए अगर उसने कुछ चिन्ह है या सिग्नल या सिंबल यूज किए हैं तो वो यूज करने चाहिए। और जो भी अपने इंप्लॉइज है ना ऑडिटर के, उसको बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देने चाहिए कि इन सिग्नल्स का या सिंबल्स का यूज करने से रिलेटेड किसी को जानकारी ना हो। और ये सिंबल इतने छोटे स्पष्ट या होने चाहिए कि इसमें अंकों में नहीं होना चाहिए। मतलब इनको जो सिंबल यूज करने होते हैं वो सिंबल बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई सिंबल यूज कर रहा है, और वो डिफरेंट तरीके के सिंबल होने चाहिए। फिर अगली बात क्या बोलता है, इन सिंबल्स का यूज, स्पेशल टिक्स का यूज किसने करना है, ऑडिटर ने करना है। और ये जो टिक्स या सिंबल हैं इनको यूज करने का अधिकार इंप्लॉइज को नहीं देना चाहिए। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंप्लॉइज होते हैं उनको इन सिंबल्स का या स्पेशल टिक्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि
फर्म के अंदर हम कुछ ऐसे सिंबल यूज कर देते हैं, सामने वाले को भी पता है, तो सामने वाला क्या करेगा, गड़बड़ कर लेगा। तो आप अगर किसी की गड़बड़ को पकड़ना चाहते हो तो कभी कभी हम क्या करते हैं, अलग तरीके से एक सिंबल यूज करते हैं, तो ऐसा भी होता है। मुझे याद है 2013-14 में मैं एक फर्म में था, तो हालांकि वहां पर मैं एक नॉर्मली काम कर रहा था, तो मुझे वहां पता लगा कि वहां का एक मैनेजमेंट का बंदा कंपनी के साथ ही चीट कर रहा था। कंपनी का ही प्रोडक्ट गाड़ी बाहर दिखाकर कंपनी को ही क्या करता था, सेल कर देता था। तो मेरे को इस बात की नॉलेज आई, तो मैंने क्या किया, जो भी प्रोडक्ट बाहर जा रहा था मैंने उसके बॉक्स के ऊपर मार्किंग कर दी। जो भी प्रोडक्ट थे ना, प्रोडक्ट के ऊपर मैंने ना कहीं पर हल्का सा टिक लगा दिया, और वो टिक के बारे में मुझे ही पता था सिर्फ। तो जब वो गाड़ी वाला माल वापिस जब आया, फैक्ट्री के अंदर आया, तो ये बॉक्स वही थे जो मैंने टिक किए थे। तो मेरे को पता चल गया था कि वो चोरी छिपे क्या करता था, कंपनी का माल लेके जाता था, उठा के जाता था धीरे धीरे, और वही माल कंपनी को चेपने की कोशिश करता था। तो इससे कहीं ना कहीं आप चेकिंग, क्रॉस चेकिंग के थ्रू कैसे ना कैसे आप गड़बड़ को पकड़ सकते हो। तो वैसे ही कुछ सिंबल आप यहाँ पे फर्मों में भी यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं, ऑडिटर। तो इस प्रकार के सिंबल जब आप यूज करते हो तो इसके बारे में आपके इंप्लॉइज को, बोले तो ऑडिटर की टीम को ही पता होना चाहिए, फर्म की टीम को इस बारे में जरा से भी भनक नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वो क्या करेंगे, उन्होंने जहां कुछ गड़बड़ कर रखी होगी ना, वो गड़बड़ आप पकड़ नहीं पाओगे फिर आप। तो सिंबल ऐसे हो जो सिर्फ आपको पता हो, आप ही यूज करते हो, सामने वाले को नहीं पता होने चाहिए। इस सिंबल को स्पेशली होने चाहिए। अगली बात मेथड के अंदर क्या आ रही है कि जो हम सिंबल यूज करते हैं उसको हमें ध्यान से रखना चाहिए। जो डिफरेंट कलर की जो आपके पास इंक होती है या पेंसिल होती है, उसको अपने अधिकार में रखना चाहिए। फिर अगली बात क्या कह रहा है, जो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर की पेंसिल यूज करते हो तो हर साल आप उसको चेंज कर लो, ज्यादा अच्छा है। जो भी नंबर अगर आपको लगता है कि क्लियर नहीं है या कटे फटे हैं, उनका विशेष प्रकार का चिन्ह में प्रयोग लाना चाहिए, ताकि जांच के बाद यदि कोई परिवर्तन किया जाए तो उसको आसानी से पता लगाया जाए। तो मतलब जो भी नंबर अगर आपको लग रहा है कि जो भी अमाउंटिंग है, कोई न्यूमेरिकल फॉर्म है, वो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर आप मार्किंग कर दो। जब आप मार्किंग कर दोगे तो आपको बाद में उसको समझने में, ढूंढने में, उसका पता लगाने में आपको आसानी रहने वाली है। फिर अगर जो भी हमने अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं, वो अकाउंट्स अगर हमने पेंसिल से लिखे हुए हैं, उसको तब तक हमें नहीं जांचना चाहिए जब तक वो शाही से ना लिखे गए हो, बल्कि पेन से ना लिखे गए हो। मतलब कहने का क्या मतलब है, कभी कभी किसी इंसान ने मान लो अकाउंट्स मेंटेन कर दिए पेंसिल से। अब पेंसिल वाले अकाउंट्स की तो आप ऑडिटिंग नहीं करोगे, क्योंकि आपने अगर ऑडिटिंग कर दी, आपने तो रिपोर्ट ओके प्रेजेंट कर दी, और पता चला कि बाद में क्लर्क ने क्या किया, पेंसिल से मिटाकर और कुछ चेंज कर दिया डेटा, तो क्लेम किसके ऊपर आएगा, नाम किसका आएगा, बदनामी किसकी होगी, ऑडिटर की। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर ऑडिटर को लगता है कि अकाउंट्स में कोई भी चीज पेंसिल की हेल्प से लिखी हुई है तो उसकी चेकिंग ना करे। तो अगर वो सारा डेटा पेन से लिखा हुआ है तो उसकी ऑडिटिंग कर ले। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ऑडिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटी छोटी बातें उसको ध्यान रखनी चाहिए। ये ऑडिटर टू ऑडिटर डिपेंड करता है कि उसको ऑडिटिंग कैसे करनी है। ये ऑडिटिंग डिपेंड करती है एक ऑडिटर के एक्सपीरियंस पर, एबिलिटी पर, एफिशिएंसी पर, और उसके जो भी उसका अनुभव अब तक का जिंदगी में रहा है, तो इसके ऊपर वो ऑडिटिंग डिपेंड करती है। अब अगली बात क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ऑडिटिंग के वर्क में, ऑडिटिंग के प्रोसीजर में। कंप्लीट वन पोर्शन इन वन सीटिंग, जितना पॉसिबल हो उस अपने पूरे काम को एक ही मीटिंग के अंदर पूरा कर लेना चाहिए, एक ही सीटिंग में। ऐसा अगर ना हो पाए तो उसका जोड़ बाकियां अपनी पुस्तक में लिख ले। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो काम कर रहा है, ऑडिटिंग कर रहा है, ऑडिटिंग करते 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 रात हो गई, अब वो अगले दिन काम करें या 2 दिन के बाद काम करें, इन बिटवीन गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी रह सकती है। अब काम बहुत ज्यादा लंबा है, गड़बड़ होने की संभावना है, आप क्या करो, जहां तक आपने चेकिंग की वहां तक के मोटे मोटे या तो फोटो खींच लो, या उसका डेटा अपने मोबाइल में रख लो, या उसके जो टोटल है वो अपनी एक कहीं डायरी में लिख लो, ताकि जब आप नेक्स्ट डे जाओ तो क्या करोगे, सबसे पहले पीछे वाली चेकिंग करोगे, फिर आगे वाला जो काम रह गया था उसको पूरा कर लोगे। तो कह रहा है कि अगर हो सके तो मैक्सिमम काम एक ही सीटिंग में पूरा कर ले।
एक ही सीटिंग में काम पूरा नहीं हो रहा, एक ही सीटिंग में अगर आपको लगता है काम पूरा नहीं हो रहा, तो डेटा को कुछ ऐसा कर लो, सेव कर लो, ताकि आप काम नेक्स्ट डे उसी जगह से शुरू कर पाओ जहां पे आपने काम छोड़ा था। अगली बात क्या है, कॉलिंग अंकों में परिवर्तन की दिशा में। यदि कभी ऐसा प्रकट होता है कि आपने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कहीं पर डेटा में चेंज किया है, तो उससे रिलेटेड पोस्टिंग भी देख लेनी चाहिए। बोले तो लेजर की चेकिंग, या ट्रायल बैलेंस की चेकिंग कर लो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चेकिंग कर लो। तो अगर आपको लगता है कि आप ऑडिटिंग कर रहे थे, 2 दिन के बाद आप ऑडिटिंग करने फिर से आए हो, अगर आपको लग रहा है कहीं पे गड़बड़ हुई है, तो गड़बड़ कैसे पकड़ोगे? आपने जर्नल में तो ठीक था, पोस्टिंग में पकड़ लो, पोस्टिंग कहीं ना कहीं लेजर में चेक कर लो, तो क्रॉस चेक करोगे तो आपको गड़बड़ का पता लग जाएगा। तो ऑडिटर के अंदर ये छोटी छोटी बातों के बारे में पता होना चाहिए। क्लास किस किस की बफर हो रही है, ज्यादा बताना। क्लास प्रॉपर चल रही है क्या सभी के लिए? क्योंकि किसी का कमेंट आया है कि क्लास बफर है क्या। स्वीटी, इन्वेस्टिगेशन कराना ना करवाना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ की हम तह तक जाना चाहते हैं, डिटेल में जाना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि कुछ, जैसे नॉर्मल सी बात करूँ, काम तो पुलिस भी कर देती है, बट जब किसी केस के हमें डिटेल में जाना पड़ता है तो फिर हमको सीबीआई भी बुलानी पड़ती है ना। तो वो स्पेशल टीम स्पेशल फिंगरप्रिंट चेक करती है, ये करती है, वो करती है, तो ऐसा भी होता है। क्लास बफर हो रही है, सभी को आवाज़ आ रही है, जरा बताना। क्लास ओके चल रही है कि बफरिंग हो रही है, बताओ जरा कमेंट करके। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी को आवाज प्रॉपर कंटिन्यू आ रही है क्या? क्योंकि वीडियो में तो अभी मैं खड़ा नहीं हूँ। वीडियो बफरिंग तो नहीं हो रही, वॉइस क्लियर आ रही है, कंटिन्यू नॉन स्टॉप। देवेश, क्या कहना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही है क्या? वीडियो बफर हो रहा है क्या?
ओके, गुड। तो हम बात कर रहे थे ऑडिट के वर्क की और पूरी इसकी प्रोसीजर की। तो यहां पर हमको थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा था कि अगर आपको लगता है कि आपने ऑडिटिंग की है, बीच में गैप लिया और आपकी चेकिंग करने के बाद भी किसी ने कुछ गड़बड़ की है, नंबर में चेंज किया है, तो उसके बाद अपने को क्या करना है, उसकी क्रॉस चेकिंग कहीं ना कहीं कर लेनी है। फिर अगली बात है कॉलिंग एंड चेकिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो एक बंदा बोल रहा है और आप लिख रहा है, आप निशान लगा रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि जो बंदा बोल रहा है और आप लिख रहे हो, आप निशान तभी लगाओ जब वो बोल दे। बोलने से पहले आप किसी भी चीज को टिक मत करो, जब तक वो बोलना दे आपको टिक नहीं करना है। तो आपको काम जब भी करना है तो कॉलिंग और चेकिंग का एक ही साथ करना है। तो अकाउंट्स की चेक करते हुए एक एम्प्लॉय को बोलना चाहिए और दूसरे को जांचना चाहिए। तो बोलने वाले कर्मचारी को खाते का नाम और रकम साफ साफ बोलनी चाहिए। तो बोले हुए लेखों को तब तक टिक नहीं करना चाहिए जब तक दूसरा कर्मचारी ये ना कह दे कि ये ठीक है। मतलब दो लोग मिलकर बैठ जाएं, एक बंदा बात बोलता जाए, दूसरा चेक करता जाए। अब जब दूसरे ने बोल दिया ना कि हाँ ये ठीक है, फिर पहले वाला बोले कि ठीक है, अगला पॉइंट। तो जो पहले पहले वाले पॉइंट वेरिफिकेशन ना होते जाए, हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो दो बातें हैं, पहले वाला जब तक बोलना दे तब तक वो टिक ना करे, दूसरे वाला जब तक यस ना कर दे पहले वाला तब तक आगे ना चले। तो दोनों बातें अपने को ध्यान रखनी है। आगे बात आती है हेल्प ऑफ वाउचर्स। जब भी आप वाउचिंग का काम करो तो दो क्लर्क के द्वारा किया जाना चाहिए, और प्रत्येक लेखे को, प्रत्येक जो अकाउंट्स हैं उसकी प्रमाणकों की चेकिंग होनी चाहिए, प्रूफ की चेकिंग होनी चाहिए। तो हमारे पास हर चीज का प्रूफ होना चाहिए। तो अब कह रहे हैं कि ऑडिटर का यह काम नहीं है कि वो पुस्तकों की बैलेंसिंग सब निकाले। यदि वह ऐसा करना स्वीकार कर ले तो ऐसी परिस्थिति में वह लेखापाल की तरह काम करता है, ना कि ऑडिटर के रूप में। मतलब कह रहे हैं कि जो ऑडिटर को बैलेंस निकालने का काम नहीं करना चाहिए। अगर ऑडिटर बैलेंस करने का काम करता है, बैलेंसिंग निकालता है, फलाने का कितना बैलेंस है, फलाने अकाउंट का कितना बैलेंस है, वो कह रहा है, फिर ऑडिटर यहां पर क्या बन जाता है, ऑडिटर यहां बन जाता है अकाउंटेंट। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। तो प्राय छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो वहां पर प्राय ज्यादा अच्छे अकाउंटेंट नहीं होते, तो ऑडिटर को ही ये काम करना पड़ता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं, वो कह रहा है कि वहां पे जो अकाउंटेंट होते हैं अच्छे नहीं होते हैं, वहां पे ऑडिटर ही टोटल करता है, बैलेंस फाइंड आउट करता है और चेकिंग भी करता है। तो यहां पर वो बात बोल रहा है। फिर आगे है मेथड ऑफ चेकिंग। अगर आप अपनी बुक्स को चेकिंग करना चाहते हो तो चेकिंग का देख लो, चेकिंग का कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है। रूटीन में चेकिंग करनी है, टेस्ट चेकिंग करनी है, ये ऑडिटिंग द डेप्थ करनी है, ये ओवरऑल चेक करना है। तो ये मेथड एक ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑडिटिंग करना चाहता है तो कौन से मेथड से करना चाहता है। पूरा गहराई में से चेक करेगा, पीरियडिक करेगा, अच्छे से करेगा, ओवरऑल करेगा, पार्शियल करेगा, तो ये चेकिंग कैसे करनी है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं ऑडिटर के ऊपर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाउचिंग का। हाँ संदीप, तुम्हारा एक बार नेट, इंटरनेट एक बार ऑफ करके ऑन कर लो ना, आई थिंक इशू सोल्व हो जाएगा। संदीप, एक बार मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल के दोबारा ऑन कर लो, नेट दोबारा से ऑन कर लेना, हो जाएगा। कभी कभी ऐसा टेक्निकल इशू होता है, इट्स ओके, बट यहाँ से कोई इशू नहीं है क्योंकि संदीप, क्योंकि यहाँ पे सबके रेगुलर कमेंट आ रहे हैं कि सर साउंड भी क्लियर है, वीडियो भी दिख रही है, साउंड कंटिन्यू आ रहा है। तो ये एक पार्टिकुलर संदीप आपका इशू होगा, तो आप एक बारी कुछ चेंज करके देख लो। आगे हमारा है टॉपिक वाउचिंग का। कहता है कि जब हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपने क्या देखा है कि प्रोडक्ट परचेज करने के साथ साथ सेलर हमको क्या देता है, रसीद देता है, रिसिप्ट देता है। उस रसीद को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। तो इस रसीद के ऊपर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल लिखी होती है, प्रोडक्ट का पूरा डिटेल होता है,
प्राइस होता है, किस रेट से हमने खरीदी है, ये सारी बातें लिखी होती हैं। तो इस रसीद को ऑडिटिंग की भाषा में क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। प्राय व्यक्ति इस रसीद का कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझते। मतलब हम जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं तो अक्सर ना हम इस प्रकार के वाउचर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझते। बट अगर कंपनी की बात करें, फर्मों की बात करें जहाँ पे ऑडिटिंग होनी है, तो वहां पे वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वाउचर्स के बेस पर ही हमको सारी चेकिंग करनी होती है। तो प्रत्येक बिजनेसमैन को इस रिसिप्ट को बहुत सावधानी से संभाल कर रखना चाहिए। कहता है कि रियलिटी तो ये है कि जो हमारी जो जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री मतलब जो हमारी स्टार्टिंग की जो बुक्स होती है, ओरिजिनल एंट्री की जो बुक्स होती है, उसके अंदर जो हम एंट्री करते हैं ना, इन रसीदों के अधिकार पे ही करते हैं। और यही रसीदें क्या होती हैं? सच्चाई का प्रूफ भी होती हैं। इसलिए कह रहा है कि जो बुक्स होती है हमारी अकाउंट्स की, उसमें कोई भी एंट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका हमारे पास प्रूफ ना हो, और कोई भी प्रूफ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका हमने अब तक एंट्री ना की हो। यहां पर दो बातें हैं, ध्यान से समझ लेना। हमारे पास ये बुक्स है, अब ये कह रहे हैं कि बुक्स में अगर 5 एंट्री है ना, तो हमारे पास 5 के 5 हमारे पास वाउचर होने चाहिए। अगर हमारे पास 5 वाउचर है तो 5 की 5 एंट्री यहाँ पे भी होनी चाहिए। मतलब कहने का क्या है, हमारे पास जितनी भी एंट्रीज होती हैं, हर एंट्री का हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, बोले तो वाउचर होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोल रहा है, कहते हैं कि जितने भी आपके पास बिल होते हैं ना, वाउचर होते हैं, आप देख लो कि वो सभी वाउचर की एंट्री यहां पर बुक्स में हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। तो वही बात यहां पे बोल रहा है। तो आगे कहता है कि अब आगे कह रहा है कि इस प्रकार वाउचिंग का क्या मतलब है? वाउचिंग का मतलब है ट्रांजैक्शन के जो हमने लेन देन किए हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करना। तो यहां पर वाउचिंग का मतलब क्या है? जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शंस की जब हम डॉक्यूमेंट्स को लेकर चेकिंग करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वाउचिंग बन जाता है। तो इससे हमारी अकाउंट्स की बुक में लेखों की शुद्धता, वैधता, पूर्णता और नियमानुकूलता के विषय में पता लगता है। मतलब जब हम वाउचर्स की अकाउंट्स के साथ चेकिंग करते हैं, इस काम को हम क्या बोलते हैं? वाउचिंग बोलते हैं। वाउचिंग करने से क्या होता है, हमें अपने अकाउंट्स की शुद्धता, स्पष्टता, हमने अपने अकाउंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किए हैं, नहीं किए हैं, सही काम किया है, नहीं किया है, इसके बारे में भी हमको पता चल जाता है। तो वाउचर क्या है? एक रसीद है। वाउचिंग क्या है? जब सिंपल सी बात, जब हम अपने अकाउंट्स को वाउचर से रिलेटेड चेकिंग करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन को वाउचर से संबंध में चेक करते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, तब उसको हम बोलते हैं वाउचिंग। आगे क्या बोल रहा है, कहता है कि वाउचिंग के क्या उद्देश्य होते हैं। कहता है कि वाउचिंग का टारगेट ये देखना होता है कि सभी हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन लिखी हैं वो हमने बुक्स में लिखी है या नहीं लिखी है, वो सच पर आधारित है या नहीं है, और जितनी भी ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन का हमारे पास एक रियल में प्रूफ होना चाहिए। और रियल में अगर प्रूफ है तो हमारे पास से सत्यता का प्रमाण है कि हम सच्चाई पर काम कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये वाउचिंग करने से क्या होता है, हमको इस बारे में भी पता लगा दिया जाता है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास वाउचर है, कहीं वाउचर हमारे लिखने से छूट तो नहीं गए। वाउचिंग का काम हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि कोई वाउचर बुक में लिखने से छूट ना गया हो, और कोई एंट्री ऐसी तो नहीं है जिसका वाउचर ही ना हो। तो दो बातें हो गई। तो वाउचिंग करने का तीसरा टारगेट, दूसरा टारगेट ये भी होता है। फिर वाउचिंग का उद्देश्य ये निश्चित करना होता है कि हर व्यापार में संबंध व्यवहारों की लेखा पुस्तकों में लिखा गया है। मतलब हमारे पास जो भी वाउचर है ना, उससे रिलेटेड ही एंट्री हुई है ना, पता चले कि हमने कोई फालतू की एंट्री तो नहीं उठा के फेंक दी या फालतू की बातें तो नहीं लिख दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम रिलेटेड एंट्री को चेक करते हैं और ये भी देखते हैं कि जो भी हमारे पास वाउचर है वो हमारा बिजनेस से रिलेटेड भी है कि नहीं है। पता चला कि मैंने खरीदी तो थी 10 रुपए की कॉपी, मैंने वाउचर लगा दिया 100 रुपए का, और वो 100 रुपए का वाउचर किस चीज का था? जूस का। तो जूस का वाउचर क्यों लगा बिजनेस में भाई? जूस कौन पी कर आया था? मालिक अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए पी कर आया था, अपने पर्सनल रीजन से पी कर आया था, तो वो वाउचर तो यहाँ पे गलत लग गया। तो आप देख लो जो भी वाउचर आपके पास हैं, वो वाउचर लगने का कोई कारण है कि नहीं है, वो वाउचर बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है। तो वाउचिंग करने का तीसरा रीजन ये भी होता है। फिर
वाउचिंग करने का टारगेट ये पता लगा होता है कि हमारे जितने भी लेन देन है वो सारे रजिस्टर्ड है, सबका हमारे पास प्रूफ है, और जो भी लेन देन हमने किए हैं वो लेन देन और उनकी पेमेंट हुई है या वाउचर के ऊपर जो भी साइन है वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अधिकारियों की अनुमति से हुए हैं। क्योंकि वाउचर जो हमारे पास होते हैं ना, वाउचर के ऊपर हमारे पास साइन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो साइन का मतलब होता है कि वो बंदा जिम्मेदारी लेता है कि ये काम मेरी देखरेख में हुआ है। तो वाउचिंग के अंदर जब हम वाउचिंग का काम करें तो देख लो, वाउचर के ऊपर किसी ना किसी के सिग्नेचर होने बहुत जरूरी होते हैं, और वो किसी ना किसी के द्वारा पास किया हुआ हो। अब मान लो हमारे पास एक कर्मचारी का ट्रेवलिंग का एक्सपेंस का बिल है, और वो एम्प्लॉय कहता है भाई मैं तो ट्रेवलिंग में गया नहीं था, और सिग्नेचर किए हुए कैशियर ने, 1,000 रुपए का बिल दिखा रखा है कैशियर ने। एम्प्लॉय से हमने पूछा भाई तू ट्रेवलिंग किया था तूने? कैशियर ने बोला हाँ किया था। एम्प्लॉय तो मना कर गया, तो 1,000 रुपए का गबन, 1,000 रुपए का झूठ किसने बोला? कैशियर ने किया। तो इस तरह से वाउचिंग करने से काफी सारी गड़बड़ भी हमको पता लग जाती है। फिर हम जब वाउचिंग करते हैं तो हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी सत्यता, वो ओरिजिनल है या नहीं है, या उसको क्या था, उसकी सारी बातों की चेकिंग हमें हो जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम अच्छे से कर लेते हैं। ओके मौलिक, अभी तक तो जो भी सब्जेक्ट हमने कराए हैं मोस्ट प्रोबेबली पूरे ही कराए हैं, तो आगे भी होगा। कभी कभी क्या होता है कि टॉपिक्स कलेक्ट नहीं हो रहे थे, तो फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव कर जाता हूँ। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, टॉपिक कलेक्ट नहीं होता है तो मैं छुट्टी कर लूँ, या जो भी टॉपिक मिलता है तो मैं फटाफट से वीडियो में ले आता हूँ, देखो क्या कर रहा है मौलिक? छुट्टी करना ज़्यादा ठीक रहेगा, या जो भी सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं हर रोज रेगुलर रूटीन के अंदर वो ज़्यादा बेटर है? बताओ मौलिक, क्या ओपिनियन है तुम्हारा? जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है ये है प्रोफेशनल एथिक्स फॉर द ऑडिटर। जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर कुछ नैतिक मूल्य होने चाहिए, वैसे ही ऑडिटर्स के अंदर भी कुछ नैतिक मूल्य होते हैं। वो नैतिक मूल्य उसके प्रोफेशन को लेकर हो सकते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के अंदर प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? भाई सभी की चेकिंग करे, कोई भी पेशेंट रात को भी आ जाए फिर भी चेकिंग कर ले, कोई मजबूरी में खड़ा है तो उससे पहले तो चेक कर ले, पता चले कि पहले उससे पैसे मांग रहे हैं। तो हर इंसान जो प्रोफेशनल है उसके अंदर कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, प्रोफेशनल नैतिक मूल्य होते हैं। तो वैसे ही कुछ प्रोफेशनल एथिक्स ऑडिटर्स में भी होते हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक अब हमारा शुरू होने जा रहा है कि एक प्रोफेशनल में प्रोफेशनल एथिक्स कौन से होते हैं।
स्वीटी तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो गया? वाउचिंग और वाउचर में क्या डिफरेंस है? स्वीटी शर्मा, तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो गया? वाउचिंग और वाउचर में क्या डिफरेंस है? मौलिक, आई थिंक ना ऑडिट कंप्लीट करने का टाइम पीरियड उनके बीच में पहले से फिक्स होता होगा, तो होता होगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स फॉर द ऑडिटर्स। प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर हम बात करें तो कहता है कि एक ऑडिटर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल तो ये होना चाहिए कि वो अपने जिसको उसने अपॉइंट किया है उसके लिए और कस्टमर्स के लिए वो पूरी नेक नियत और ईमानदार रहे और उसका विश्वास भी जीत सके। इसके अतिरिक्त एक ऑडिटर के काम का अपने जो साथ वाले जो प्रोफेशनल होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, लेनदार होते हैं, बैंकर होते हैं, टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट होती है, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सभी लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट तो पड़ता ही है। देखो हमारे आसपास भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ गड़बड़ करते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी होता है। वही बात तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि ऑडिटर का अपने नियोक्ता के प्रति और कस्टमर्स के प्रति तो जवाबदेही होती ही है, उनके प्रति तो उनको नेक नियत से, ईमानदारी से, सच्चाई के आधार पर काम करना ही चाहिए। इसके साथ साथ एक ऑडिटर की वजह से उसके जो साथ वाले जो प्रोफेशनल लोग होते हैं और जो सीए होते हैं, सीएस होते हैं, कंपनियां होती हैं, गवर्नमेंट होती है, पब्लिक होती है, लेनदार होते हैं, बैंकर होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। सोच के देखो क्यों। मान लो एक ऑडिटर ने गलत रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी तो क्या होगा? बैंक वाले लोन गलत दे देंगे, लेनदार और पैसा दे देगा कंपनी को, गवर्नमेंट ट्रस्ट करके और लोन प्रोवाइड करा देगी। गड़बड़ किसने की? ऑडिटर ने। एक ऑडिटर की गड़बड़ की वजह से कितना कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया। तो एक ऑडिटर की कहीं ना कहीं बाकी सबके प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है। तो एक ऑडिटर के ऊपर उच्च नैतिकता, क्षमता, ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करे। तो एक ऑडिटर का जो जो रोल होता है, जो ड्यूटी होती है, वो ये होती है कि जिस इंफॉर्मेशन को बताने जा रहा है वो इंफॉर्मेशन सही प्रॉपर तरीके से दे। और यदि दी गई कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गलत है और इसके कारण अगर कोई भी इन्वेस्टर या लेनदार को नुकसान होता है तो उसके बाद क्या होगा? उस ऑडिटर के ऊपर कोई क्या नहीं करेगा? विश्वास नहीं करेगा। मान लो किसी ऑडिटर ने गलत रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी, उस गलत रिपोर्ट के बेस पर किसी इन्वेस्टर ने या क्रेडिटर ने
कुछ एक्शन ले लिया, कुछ काम कर दिया, उसकी बातों को सच मानकर, तो इन फ्यूचर क्या होगा? इन फ्यूचर ये होगा कि आगे से लोग ऑडिटर के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो ऑडिटर को जो भी काम करना है वो सच्चाई के बेस पर करना है। तो हम हर ऑडिटर से ये क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो लोगों का विश्वास बना के रखे, अपनी ड्यूटीज का निर्वहन पूरी निष्ठा और अखंडता की भावना से करे। तो हमको ये देखना चाहिए कि जो भी काम करे वो सच्चाई के साथ करे, ईमानदारी के साथ करे और सभी के हितों को ध्यान में रखे। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट है प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास इंटीग्रिटी, बोले तो सत्य निष्ठा। तो अंकेक्षक के ऊपर, एक ऑडिटर के ऊपर ये प्रेशर होता है, ये होना चाहिए और होता भी है कि वो ईमानदार रहे, सर रहे और जानबूझकर कोई भी ऐसी रिपोर्ट या रिटर्न प्रेजेंट ना करे जो गड़बड़ वाली हो। तो उसको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जो झूठी हो या भ्रामक हो, मतलब किसी को डाउट में डाल दे। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिसमें वो लापरवाही हो या ऐसी जानकारी को हटा दिया हो जिससे कुछ ऐसी पोजीशन या ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि जिससे डाउट क्रिएट हो। तो मतलब जो भी रिपोर्ट वो प्रेजेंट करे वो प्रॉपर करे। कोई भी बात अपनी तरफ से ऐसी ऐड ना करे कि सामने वाले को डाउट हो जाए, कोई भी बात ऐसी ऐड ना करे कि सामने वाला गलत एक्शन ले ले, या कोई भी चीज ऐसी ना हटा दे कि जिससे सच्चाई पूरी प्रेजेंट भी ना हो। तो पहली बात है सत्यनिष्ठा, बोले तो इंटीग्रिटी। सेकंड है उचित सतर्कता, कौशल और दक्षता। वो जब भी कोई काम करे तो सभी को ध्यान में रखे करे, अपने ग्राहकों को ध्यान में रखे, अपने नियोक्ताओं को ध्यान में रखे, जो उसके प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं या प्रोफेशनल जो उसके साथ में काम करने वाले सहकर्मी हैं, सभी को ध्यान में रखे और सबके प्रति पूरा कौशल और दक्षता के साथ काम करे। मतलब अपनी पूरी कैपेसिटी का वो यूटिलाइज करे। जब भी ऑडिटिंग करे तो ऑडिटिंग पूरी दिल से, लगातार अवेयरनेस और अलर्टनेस के साथ करे। अगली बात है गोपनीयता, बोले तो कॉन्फिडेंशियल। मतलब जब भी वो ऑडिटिंग करता है तो सोच कर देखो उसके पास तो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन चली जाती होगी कि इस कंपनी में ये होता है, ये हो रहा है, ये गड़बड़ हो सकती है, ये कंपनी ठीक चल रही है, नहीं चल रही है, कंपनी डूब सकती है, नहीं डूब सकती। तो एक ऑडिटर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ऑडिटर को क्या चाहिए, जिस भी कंपनी का वो ऑडिटिंग कर रहा है उसकी बातों को कहीं बार पर लीक ना करे। अगर वो लीक कर देगा तो आगे से क्या होगा, कोई ऑडिटर्स के ऊपर विश्वास ही नहीं करेगा। तो हमको क्या करनी होती है, सारी इंफॉर्मेशन गोपनीय रखनी होती है, किसी को इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लीक ना करे। किसी तीसरे पर्सन को अगर इंफॉर्मेशन चली गई तो उसका क्या उठाने वाला है, बेनिफिट लेने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन जो भी एक ऑडिटर के पास आती है, ऑडिटर के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसी के सामने, बाहर किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के सामने रिप्रेजेंट करनी भी होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन पहले से परमिशन एक ले लेनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको वो प्रकटीकरण करनी होती है, सामने वाले को प्रेजेंट करनी होती है, तो वो कर देनी चाहिए, बट उसकी कोई या तो कानूनी रीजन होने चाहिए या नियोक्ता को पता होना चाहिए। जिसकी कंपनी है, जिसकी फर्म है ना, उसको पता होना चाहिए। मतलब हालांकि कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करनी होती। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप बाहर निकाल रहे हो तो इसके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। तो आगे है रियलिटी। रियलिटी के अंदर क्या कह रहा है कि जो भी ऑडिटर होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए। बोले तो गलत अगर सामने इंफॉर्मेशन है तो उसको वैसे ही प्रेजेंट करे, अगर सामने वाले ने इंफॉर्मेशन ठीक दी है तो सामने वाले को ठीक ही प्रेजेंट करे, निष्पक्ष। जैसे आपने देखे होंगे ना, कुछ लोग हमारी लाइफ में बहुत निष्पक्ष होते हैं, सही को सही बोलने की हिम्मत रखते हैं और गलत को गलत बोलने की हिम्मत भी रखते हैं। तो वैसे ही निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक के साथ ठीक और गलत के साथ गलत ही रहने की आदत। वो कहते हैं कि निष्पक्ष, जिसको अपना फैसला सही तरीके से सुनाना आता है, दैट इज निष्पक्ष। तो ऐसा ही ऑडिटर को होना चाहिए। ऑडिटर को कभी भी दूसरों की बातों से प्रभावित होकर रियलिटी को छुपाना नहीं चाहिए। कभी कभी हम रियलिटी को छुपा लेते हैं। सामने वाले ने बोला कि भाई 2 लाख रुपए फालतू ले लियो, हमारी बात छुपा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रियलिटी को छुपाना नहीं आना चाहिए, जो रियलिटी है उसको निष्पक्ष प्रेजेंट करना आना चाहिए। अगली बात क्या है, प्रोफेशनल बिहेवियर। तो जो भी अकाउंटेंट होता है, जो भी ऑडिटर होता है, उसको अपनी इमेज को बनाए रखना होता है। अब इमेज को बनाए रखने के लिए उसको क्या करना होता है, अपनी जो प्रोफेशनल इमेज है, प्रोफेशनल काम करने का तरीका है, उसको बना के रखो। हर किसी के साथ आप अगर आप काम करते नॉर्मल हो जाओगे ना, इनफॉर्मल हो जाओगे, तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट भी नहीं देता है। तो प्रोफेशनल जब आप हैं तो अपनी इमेज को अगर आप बना के रखना चाहते हैं
तो आपको ध्यान रखना है कि अपना बिहेवियर भी आपको प्रोफेशनल रखना होगा। अगली बात है टेक्निकल स्टैंडर्ड। एक ऑडिटर को कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, कुछ टेक्निक्स होती हैं और उसके प्रति उसको पूरा जिम्मेवार और अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहिए। तो जो भी वो काम करे वो पूरी रियलिटी के साथ काम करे। जो भी टेक्निकल स्टैंडर्ड होते हैं या बिजनेस के जो स्टैंडर्ड होते हैं उनकी पूरी तरह से पुष्टि कर लेनी चाहिए, वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए कि जो भी स्टैंडर्ड बिजनेस में या बुक्स में यूज किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसको पूरी की पूरी चेकिंग अच्छे से करनी चाहिए, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का यूज कर लेना चाहिए। आगे जो टॉपिक अब हमारा शुरू हो रहा है दैट इज इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन का क्या मीनिंग है। मीनिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन की क्या खास बात होती है। सपना ये क्लास हमने ना ऐसे थ्योरी बेस्ड क्लास ही अनाउंस की थी, तो आप देखो जो भी आपने क्लास परचेज की है वो थ्योरी बेस्ड ही थी। And Maulik, I also request to you first see what type of the class we have purchased. Is by the only totally theory based class. तो फर्स्ट टास्क तो मेरे लिए यही होता है कि कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ये कंटेंट प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो जाए। उसके बाद एमसीक्यूज की बुक तो मार्केट में भी अभी कोई ढंग से मुझे दिख नहीं रही है कि मैं आपके सामने एमसीक्यूज का कोई बुक भी पीडीएफ की फॉर्म में भी लेकर आऊँ। तो सबसे पहले तो अपने आप को थैंकफुल होना पड़ेगा कि जो कंटेंट आपके सामने आ रहा है वो प्रॉपर और रेगुलर आ पा रहा है। तो अगर मैं पीडीएफ के चक्कर में रह गया तो ये कंटेंट ये थ्योरी वाला भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सब्जेक्ट पूरे नहीं हो पाएंगे। तो फर्स्ट आप लोग डिसाइड कर लो क्या चाहिए। आगे टॉपिक है हमारा इन्वेस्टिगेशन को लेकर। ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो बुक्स हैं उसकी हम एक स्पेशल तरीके से और बहुत डीपली जांच करते हैं। जो चेकिंग हम कर रहे हैं, जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसका हमारे पास एक बहुत गहन रीजन है और उस गहन रीजन को, उस गहन टारगेट को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करना न तो कोई अकाउंटिंग का काम है और ना ऑडिटिंग का काम है। मतलब इन्वेस्टिगेशन करना ना तो ऑडिटिंग है ना ये अकाउंटिंग है। तो ये वास्तव में पुस्तकों के पीछे और व्यवहारों की तह तक जाने की गहन जांच है। मतलब जो भी हमने बातें लिखी हैं, जो भी हमने टॉपिक लिखे हैं, जो भी हमने ट्रांजैक्शन की हैं, हमको लग रहा है कि गड़बड़ है, तो उसकी अब हम तह तक जाने वाले हैं, डिटेल में जाने वाले हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की तकनीक, वित्तीय या आर्थिक स्थिति का अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो इसमें सब आ जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम केवल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की चेकिंग नहीं होती, बल्कि जो हमारे जो नियोक्ता होता है उसके विशेष उद्देश्य से संबंधित सूचनाएं भी प्राप्त होती है। मतलब जो सामने वाले को जो स्पेशल इंफॉर्मेशन चाहिए ना, वो स्पेशल इंफॉर्मेशन भी उसको मिल जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चेकिंग नहीं हुई, वो तो होगी। सामने वाले को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, जिस पर्पस के लिए वो इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी उसको अवेलेबल हो जाती है। तो ऐसी जो इन्वेस्टिगेशन का जो क्षेत्र होता है ना, वो स्पेशल टारगेट के बेस पर होता है, ठीक है। और वो स्पेशल टारगेट लिमिटेड होता है कि इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से की जाती है, सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है कि जो हमारा जो टारगेट है ना, उस टारगेट तक हम पहुंच सके। तो हमारा एक टारगेट जब पूरा हो जाता है तो उसके बेस पर हम जो स्पेशल डिसीजन लेना चाहते हैं, फिक्स्ड डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो फिक्स डिसीजन भी ले पाते हैं।
अब मान लो फर्म के अंदर किसी एक बंदे ने गड़बड़ कर ली, हमको पता चल गया भाई फलाने फलाने बंदे ने गड़बड़ की, तो हम क्या कराएंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो अगर ये बात प्रूफ हो गई कि फलाने ने गड़बड़ की थी, तो क्या करेंगे, सामने वाले को उठा के पटक देंगे, चल भाई तू कंपनी से निकल। तो इन्वेस्टिगेशन कराने का बहुत डीप रीजन होता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो क्या होगा, बैलेंस शीट बहुत अच्छे से चेक होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत अच्छे से चेक होगा, और ये चेक करते करते साथ वाले को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसको मिल जाएगी, और उसको जो डिसीजन लेना था वो डिसीजन भी ले पाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम बहुत गहराई से चेकिंग करते हैं, हमारे पास एक स्पेशल टास्क होता है, उसकी लिमिट भी होती है। आगे देखो हमारे पास क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेशन की कुछ खास बात क्या होती है। कहता है इन्वेस्टिगेशन एक खोजबीन वाली गहन जांच है, बहुत डीपली तरीके से हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। इसमें अकाउंट्स की बुक और डॉक्यूमेंट के अतिरिक्त कुछ और अन्य टॉपिक्स भी होते हैं, उनकी भी चेकिंग हो जाती है। स्पेशल रीजन होता है, टेक्निक, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल पोजीशन बताना इसमें शामिल होता है। जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्यों करते हैं, हमें पहले से डाउट होता है, डाउट के बेस पे करते हैं। और ऑडिटिंग मर्जी से कराते हैं, करा लो भाई, ऑडिटिंग करवा लो, क्या पता कोई चीज पता लग भी जाए, क्या पता कोई चीज सीखने को भी मिल जाए। इन्वेस्टिगेशन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें किसी रीजन की वजह से किसी बात के ऊपर डाउट है, इन्वेस्टिगेशन करो भाई। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने सीरियल देखे होंगे, भाई हमको डाउट है इस बंदे ने मर्डर किया है, इस बंदे ने गड़बड़ की है, तो हम क्या कराते हैं, गहन जांच कमेटी बिठा देते हैं, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम एक डाउट वाला हमारा एटीट्यूड लेके चलते हैं, और हम एक स्पेशल रीजन पे भी पहुंचते हैं, डिसीजन पे भी पहुंचेंगे। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी हमारे पास डेटा होगा ना, उसको सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो इसका जो काम का जो क्षेत्र होता है ना, वो पहले से ही निश्चित उद्देश्यों के आधार पर होता है, व्यापक होता है और सीमित भी हो सकता है। तो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं वो स्पेशल टास्क के बेस पर कर रहे हैं, हमारे पास लिमिट होती है, टाइम पीरियड होता है, सामने वाले को पता होता है हम इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं। अब बात आती है कि इन्वेस्टिगेशन हम क्यों कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन कराने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं। अब मान लीजिए हमने एक फर्म परचेज करनी है, नई कंपनी फर्म परचेज करनी है, तो क्या करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। कोई नया पार्टनर फर्म में आना चाहता है, तो वो आने से पहले क्या कराएगा, इन्वेस्टिगेशन कराएगा। किसी बैंक ने या किसी फर्म ने या किसी बंदे ने लोन देना है, तो सामने वाले की क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। या ऐसा हो सकता है कि किसी का इन्वेस्टमेंट करने का मन है, भाई फलानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। कंपनी अधिनियम की धारा 210 और 213 के अंतर्गत किसी कंपनी पर अगर मिसमैनेजमेंट का आरोप लग जाता है, तो भी उसका क्या कराया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा। कभी कभी टैक्सेशन अथॉरिटी भी कराते हैं, कभी कभी कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, कभी कभी किसी व्यवसाय के अनारी रूप से हटा जाने के संबंध में भी मुआवजा जो कंपनसेशन का पता लगाने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो कभी कभी हमको बीमे के संबंधित डेटा को चेक करना होता है, तब भी हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन कराने की आवश्यकता अलग अलग कारण हो सकते हैं, काफी सारे रीजन हो सकते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि जो ऑडिटिंग की थी, वो ऑडिटिंग जिस बंदे ने की थी वो काम करने के लायक ही नहीं था, सामने वाले ने ऑडिटिंग की अच्छे से नहीं की, उसके अंदर वो काम करने की काबिलियत ही नहीं थी, तो हमने क्या करा दी, इन्वेस्टिगेशन बिठा दी। इन्वेस्टिगेशन कराने का एक रीजन वो भी हो सकता है, कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि गवर्नमेंट ने बोला चलो भी इसका इन्वेस्टिगेशन कराओ, तब भी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है। तो इन्वेस्टिगेशन कराने की अलग अलग रीजन है, तो इन सभी रीजन की वजह से आप क्या कराते हो, इन्वेस्टिगेशन कराते रहते हो। अब बात आती है कि इन्वेस्टिगेशन कराने का क्या ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टिगेशन कराने के कौन कौन से टाइप्स हैं। टॉपिक बहुत इजी है, ध्यान से देख लेना। पहला है इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ बायर ऑफ ए बिजनेस। मान लो कोई बिजनेस बायर कर रहा है, मान लो मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं, तो मैं क्या कराऊंगा, इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। वहां पे ऑडिटिंग तो नहीं कराऊंगा। आप मान लो किसी का बिजनेस खरीदते हो, दुकान खरीदते हो, घर खरीदते हो, तो क्या करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, ऑडिटिंग तो नहीं करते हो। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है, हम एक स्पेशल रीजन है, स्पेशल टास्क है। तो अगर कोई बंदा बिजनेस परचेज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सामने वाले की अर्निंग कैपेसिटी चेक करेगा। सामने वाले की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, हम लोगों को टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सेल को इंक्रीज करके तो नहीं दिखा दिया, लाइबिलिटीज ज्यादा तो नहीं है, फर्म कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है। तो इसीलिए हम क्या कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं।
रीजन फॉर द सेल, हम ये भी पता लगाएंगे कि हम सामने वाले के बिजनेस को अगर खरीद रहे हैं तो सामने वाला की सेल क्यों कर रहा है, सेल करने का कारण भी हमको पता होना चाहिए, इसलिए हम क्या बिठाते हैं, इन्वेस्टिगेशन। फिर सामने वाले की गुडविल को भी चेक करना चाहते हैं, सामने वाले की गुडविल का फायदा अक्सर हमको फ्यूचर में होने तो वाला है, तो आज क्या करो, सामने वाले की गुडविल को आप चेक कर लो, गुडविल है नहीं है, कस्टमर रेगुलर आते हैं कि नहीं आते हैं, प्रोडक्ट रेगुलर परचेज किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं, इस फर्म की सेल रेगुलर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस रीजन से भी हम क्या कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो मतलब जब भी हम कोई बिजनेस या फर्म या कंपनी परचेज करते हैं तो सामने वाले की अर्निंग कैपेसिटी चेक करने के लिए, सामने वाले की गुडविल को चेक करने के लिए, या सामने वाले की ये देखने के लिए कि सामने वाला अक्सर बिजनेस सेल कर क्यों रहा है, तो इस वजह से हम क्या कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। और एक रीजन ये भी होता है, हम सामने वाले की एसेट्स और लायबिलिटीज की भी वैल्यूएशन करना चाहते हैं, एसेट्स कब खरीदी, लायबिलिटीज कितनी पे करनी है, एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कौन सा लगा हुआ है, ये सारी बातें हमको पता चल जाती हैं। क्यों पता करते हैं, क्योंकि मुझे सामने वाला का बिजनेस परचेज करना है, तो मैं 3-4 चीजें पता करने वाला हूं। ये 3-4 चीजों को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टिगेशन करूंगा। फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सामने वाले के अंदर हमारे पास ऑर्डर की रिपोर्ट होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। अब जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन कराने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मान लो ये फर्म है, इस फर्म के अंदर पहले से 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, अब ये पार्टनर, ये बंदा फर्म में पार्टनर बनना चाहता है, ये पर्सन फर्म में पार्टनर बनना चाहता है, तो ये क्या कराएगा, इन्वेस्टिगेशन कराएगा। कैसे कैसे कराएगा, कि मैं इस फर्म में पार्टनर क्यों बनूं, इस फर्म में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस फर्म की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, इस फर्म के अंदर अगर मैंने पैसा लगा दिया तो वो पैसा कहां पे यूटिलाइज होगा, अगर मैंने यहाँ पे पैसा लगा दिया तो मेरे को उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी गुडविल कितनी है। तो ये सारी बातें फाइंड आउट करने के लिए बंदा क्या कराने वाला है, इन्वेस्टिगेशन कराने वाला है। अगर मैं पार्टनर बन रहा हूं तो क्यों बन रहा हूं, क्या किसी पार्टनर की डेथ हुई है उस वजह से मेरे को पार्टनर बनाया जा रहा है, या मेरी गुडविल अच्छी है इस वजह से पार्टनर बनाया जा रहा है, इस फर्म के अंदर अर्निंग कैपेसिटी कितनी इस वजह से पार्टनर बनाया जा रहा है। तो ये क्या करेगा, डिटेल में जाकर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन हम तब भी करते हैं जब किसी पर्सन को फर्म में पार्टनर बनना है, तो इस रीजन से भी हम क्या कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आपको लोन लेना है या देना है, अब मान लीजिए पहले से एक फर्म चल रही है, इस फर्म के अंदर अब इस फर्म को पहले से लोन चाहिए, क्या चाहिए, लोन। अब लोन देने वाला पार्टी कोई भी हो सकती है, तो ये लोन देने वाली पार्टी क्या करेगी, इस फर्म को लोन देने से पहले पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने वाली है। क्या, सामने वाला लोन क्यों ले रहा है, इंटरेस्ट कितना होगा, वापिस वो मिलेगा नहीं मिलेगा, सामने वाले की आर्थिक स्थिति कितनी है, सामने वाले के पास क्या गिरवी रखने के लिए कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं है, सामने वाली फर्म पहले भी लोगों को टाइम से पेमेंट देती है कि नहीं देती है। तो ये सारी बातें किस में आ जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाएंगी। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो सारी बातों की चेकिंग करने वाला है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो हमको रिपोर्ट सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करती है, कभी कभी इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, जिसके रीजन काफी सारे हो सकते हैं। मान लो किसी कंपनी के शेयर होल्डर में से 200 शेयर होल्डर ने क्या दे दिया, एक एप्लीकेशन लगा दी, भाई इस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करो, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई इन्वेस्टिगेशन करो। ये कंपनी के टोटल शेयर होल्डर में से 1/10 हिस्सा शेयर होल्डर क्या करता है, एप्लीकेशन लगा देता है, तब भी उस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। मतलब शेयर कैपिटल वाली कंपनी के या तो 200 मेंबर एप्लीकेशन लगा दें, या उस कंपनी के टोटल शेयर होल्डर का 1/10 हिस्सा जो शेयर होल्डर है वो क्या करा दें, एप्लीकेशन लगा दें कोर्ट को, भाई इस कंपनी की चेकिंग कराओ, तो इन्वेस्टिगेशन आपको करानी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंपनी ऐसी होती है जो बिना शेयर कैपिटल वाली है, तो उसके अगर 1/5 बंदे मेंबर्स अगर एप्लीकेशन दे दे, तब भी आपको इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ऋणदार ने या लेनदार ने या रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत कर दिया कि कंपनी ने कपट किया है, धोखा किया है, तब भी आपको इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। तो इन्वेस्टिगेशन कराने के काफी सारे रीजन होते हैं, किसी शेयर कैपिटल वाली कंपनी ने बोल दिया, या बिना शेयर कैपिटल वाली कंपनी ने बोल दिया, या किसी क्रेडिटर ने रजिस्ट्रार के सामने रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी
कि भी बंदा ये कंपनी क्या कर रही है, छल कपट कर रही है, इसका इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो इन्वेस्टिगेशन आपको करानी पड़ेगी। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन कौन कराता है, इन्वेस्टर्स की ओर भी कराता है। अब कोई भी बंदा आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा तो आपके बारे में जानना तो चाहेगा कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कितने लोगों से पैसा लेना है देना है, आप बिजनेस कैसे करते हो, आपके बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट लगी हुई उस इन्वेस्टमेंट की सारी सूची तैयार करेगा। क्या आप इन्वेस्टमेंट के बदले में कोई जमानत के रूप में कोई प्रॉपर्टी देते हो कि नहीं देते हो। तो कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, मतलब वो इन्वेस्टर काफी सारी रीजन की वजह से क्या करने वाला है, इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। वो आपकी फर्म की कैपिटल, गुडविल, एबिलिटी, लोगों को पेमेंट करने की पावर, इन सारी बातों के बारे में जानना चाहता है। इसलिए वो क्या इन्वेस्टर करेगा, वो इन्वेस्टर आपके बिजनेस की पहले से इन्वेस्टिगेशन करेगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो बिजनेस का जो मेन हेड होता है, जो ओनर होता है ना, वो भी इन्वेस्टिगेशन कराता है। क्यों कराता है, कपट का संदेह होने पर। उसको मान लो डाउट है कि मुझे मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, छल कपट हुआ है, मेरे फर्म में गड़बड़ ही गड़बड़ होती जा रही है, तो क्या कराएगा, इन्वेस्टिगेशन कराएगा। अब जब वो इन्वेस्टिगेशन कराएगा तो इन्वेस्टिगेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। या तो वो कराएगा इन्वेस्टिगेशन इसलिए क्योंकि कैश का गबन हुआ है, या माल में गड़बड़ हुई है, या हिसाब किताब में गड़बड़ हुई है। तो ये 3 रीजन हो सकते हैं जिस वजह से वो कपट हो सकते हैं। कुछ और रीजन भी हो सकते हैं जहां पे छल कपट हुआ हो, और तब वो क्या बिठा देगा, इन्वेस्टिगेशन बिठा देगा। जब इन्वेस्टिगेशन अगर रोकड़ बही की बात करें तो बहुत ध्यान से चेकिंग की जाएगी। रोकड़ बही में क्या, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर जितनी ट्रांजैक्शन हुई, हर एक चीज की बहुत गहन तरीके से जांच होने वाली है। पैटी कैशियर को भी हम बुला लेंगे, बता भाई तेरे पास कितना बैलेंस है। तो ये सारी जब हम चेकिंग करेंगे तो ये हमारी होती है हमारी फर्म के ओनर की तरफ से। क्यों कराता है, क्योंकि उसको कभी कभी डाउट होता है कि मेरे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, तो वो इन्वेस्टिगेशन बिठा देता है। कभी कभी टैक्स अथॉरिटीज को भी चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि उनको आपकी फर्म से टैक्स चाहिए। तो कभी कभी जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो, टैक्स प्रॉपर नहीं भरते हो, या उनकी नॉलेज में लग रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ की है, तो टैक्स अथॉरिटीज भी क्या करा देती हैं, इन्वेस्टिगेशन बिठा देती हैं। क्योंकि कभी कभी आप क्या करते हो, आपने एक्सपेंसेस तो कहीं बढ़ा के नहीं दिखा दिए, रिजर्व और डेप्रिसिएशन के ऊपर गड़बड़ तो नहीं की, सेल का अगर आपने ठीक ठीक से लेखा नहीं किया, परचेज को बढ़ाकर दिखा तो नहीं किया, स्टॉक का मूल्यांकन, स्टॉक की वैल्यूएशन अगर आपने ठीक से नहीं की, तो इन सारी रीजन की वजह से आपकी इनकम के ऊपर इफेक्ट आ रहा होगा, टैक्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा होगा। इसलिए टैक्स अथॉरिटीज क्या करती हैं, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा देती हैं, और इन्वेस्टिगेशन आपको करनी पड़ती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज ऑडिट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। एक लिमिटेड कंपनी का हम ऑडिट कैसे कराते हैं।
ओके मौलिक, अगर कोई एमसीक्यू बुक मुझे प्रॉपर पता चलेगी तो डेफिनेटली आई रिकमेंड। नहीं मौलिक, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, हम टॉपिक पूरे करेंगे। आगे हमारा टॉपिक है ऑडिट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। एक लिमिटेड कंपनी का ऑडिट भी आपके सिलेबस में था। कहता है कि बहुत इजी है टॉपिक वाला भी। कहते हैं कि देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी इज दैट इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी की सबसे खास बात क्या होती है कि कंपनी का जब हम बनाते हैं तो कंपनी का निर्माण कैसा होता है? कानून के द्वारा। कैसा? कानून के द्वारा। और इसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब कंपनी को बनाने वाले और कंपनी ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो मतलब कंपनी है इट इज परपेचुअल लाइफ एंड हेयर मैनेजमेंट इज द डिफरेंट फॉर द ओनरशिप। मैनेजमेंट और ओनरशिप ये भी दोनों अलग अलग होते हैं। तो शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के अंदर, वो कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं। और कंपनी के कामों को परफॉर्म कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू द सबमिट एक्चुअल पोजीशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी की रिपोर्ट को सही प्रेजेंट करना ये ड्यूटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। अब मैनेजमेंट में ही लगा लो कि सारे डायरेक्टर्स भी आते हैं। कंपनी में पैसा तो किसने लगाया है? शेयर होल्डर्स ने। शेयर होल्डर ने तो पैसा लगा दिया, उन्होंने मैनेजमेंट को भी अपॉइंट कर दिया, डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर दिया। अब डायरेक्टर ने गलत काम करने स्टार्ट कर दिए वहां पर, तो क्या होगा? कंपनी को लॉस हो रहा है, पर रिपोर्ट सही प्रेजेंट कर दी। रिपोर्ट अगर सही प्रेजेंट कर दी तो शेयर होल्डर को और धोखा हो जाएगा। तो यहां पर वो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी से अलग होते हैं। तो कंपनी के मालिक तो होते हैं, फिर भी काम कौन कर रहा है? मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट की ये ड्यूटी होती है कि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन को प्रेजेंट करें। किसके सामने? शेयर होल्डर के सामने। क्योंकि शेयर होल्डर रियलिटी में कौन? ये कंपनी के मालिक। और शेयर होल्डर को तो सही इंफॉर्मेशन मिलनी ही चाहिए। शेयर होल्डर के अलावा जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं
तो उनको भी इंफॉर्मेशन को मिलनी चाहिए। तो अब देयर आर द सम क्वेश्चन में अराइज अबाउट द फेयरनेस ऑफ द दिस सबमिटेड रिपोर्ट बट ऑल ऑफ दीज बुक्स और द रिकॉर्ड्स आर एग्जामिन्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो कहता है कि हालांकि काफी सारी रिपोर्ट वो सबमिट करते हैं, पर कहते हैं कि सारी बुक्स की चेकिंग किससे होनी? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सारी बुक्स की चेकिंग कर लेता है तो वहां पर फिर कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1994 इन अवर कंट्री ऑडिटर मस्ट बी एम्प्लॉयड इन ए कंपनी। हम क्या कहते हैं, कंपनी के अंदर एक ऑडिटर होना चाहिए। नाउ वी विल नो अबाउट द कंपनी ऑडिटर इन द प्रेजेंटेशन। तो कह रहे हैं कि अब हम कंपनी के ऑडिटर के बारे में जानेंगे। कहते हैं कंपनी का जो एक्ट आया था, कंपनी के एक्ट के अकॉर्डिंग हर कंपनी को जरूरी है कि ऑडिटर रखना चाहिए, ऐसा बोल रहा है वो। आगे देखो क्या कहता है। कहता है कि जो क्वालिफिकेशन होती है ऑडिटर की वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, qualification is a very much important factor of any work if it is the sum of the some specific skill or type of the experience which needs to be required for the doing and the particular job successfully and easily। मतलब ऑडिटर के अंदर कुछ खास बात होनी चाहिए, उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब सीए वाले जो भी काबिलियत होती है उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो सारी काबिलियत इसके अंदर है तो अपने काम को वो अच्छे से कर पाएगा, सक्सेसफुली कर पाएगा, इजिली कर पाएगा। तो कहता है कि लाइक एनी अदर वर्क्स ऑडिटिंग इज द काइंड ऑफ वर्क। जैसे कहते हैं कि दुनिया में और काम होते हैं ना, ऑडिटिंग भी अपने आप एक काम है। तो जो भी इस तरीके का काम करता है, बुक्स की चेकिंग करना, क्रॉस चेक करना, उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? ऑडिटर बोलेंगे। कहता है जो ऑडिटिंग का जो काम है इसका सक्सेस होना डिपेंड करता है एक ऑडिटर की क्वालिफिकेशन पर, एक ऑडिटर की एलिजिबिलिटी पर। तो उसको काफी सारी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। तो कंपनी के केस में एक ऑडिटर बनने के लिए ऑडिटर में कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अब बात आती है कि यहां पर पहली क्वालिफिकेशन कौन सी है? ऑक्यूपेशनल या स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशन। कहता है कि अगर किसी कंपनी के अंदर किसी बंदे को अगर ऑडिटर बनना है तो कुछ वैधानिक भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ और क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पहली क्वालिफिकेशन की। तो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 212 सब सेक्शन 1, कौन सा सेक्शन है ये? 212 सब सेक्शन 1। कंपनी एक्ट कौन सा है? 1994। तो ऑडिटर को चार्टर्ड अकाउंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए? Act 1973. It should be mentioned here that if all the person of a firm are eligible to get the appointment as the auditor, such firm may be appointed as auditor of the company at the name and the such case any person of that firm can perform the work of the auditor। उसको सारा काम ऑडिटर का आना चाहिए, जो भी फर्म का जो काम है उसको परफॉर्म करना आना चाहिए। फिर बात आती है कि उसके पास कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, जर्नल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। उसके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंसी की, कंपनी एक्ट के बारे में, इंडस्ट्री एक्ट के बारे में, इनकम टैक्स के एक्ट के बारे में उसको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंडस्ट्रियल्स के जो भी होते हैं उसको पता होना चाहिए। बुक कीपिंग को रखने के कौन सी टेक्निक है, सारी मैकेनिकल नॉलेज उसको होनी चाहिए। वो ऑनेस्ट होना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से काम करना आना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी क्वालिफिकेशन बता रहा है। फिर बता रहा है कि ऑडिटर की कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन होती है। ये सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 212 सब सेक्शन 2 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अंदर हमारे सामने कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग ये सब लोग ऑडिटर नहीं हो सकते। कौन कौन से? एक बॉडी कॉर्पोरेट, एन ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय द कंपनी, ए पर्सन हु इज द पार्टनर द हु इज द एम्प्लॉय द ऑफिसर और द एम्प्लॉय द कंपनी। मतलब ये सब ऑडिटर होने के लायक नहीं है, ऐसा समझ लो कि अगर ये क्वालिटीज हैं तो उस बंदे को हम ऑडिटर नहीं कह सकते। या तो कॉर्पोरेट बॉडी है, ऑडिटर नहीं होगा। जिस कंपनी का ऑडिटिंग करवा रहे हैं उसी का एम्प्लॉई है तो ऑडिटर नहीं होगा। तो ये सारी बातें ऑडिटिंग के अंदर आ रही हैं कि ऑडिटर के अंदर अगर ये सब है तो वो डिस्क्वालीफाई करता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी। अब सेक्शन 212 दे लेते हैं। If after his appointment an auditor becomes subject to any of the disqualification listed above, he shall be deemed to be vacated his post forthwith। हालांकि हमको पता होता है कि एक ऑडिटर में क्या क्या बातें ऐसी हों जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, फिर भी अगर बाद में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं तो हम उसको ऑडिटिंग की पोस्ट से हटा सकते हैं, वो ऑडिटिंग करने के लायक नहीं रहेगा। These are the provision regarding the disqualification of the appointment of auditor under the Companies Act 1994। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, कई बार ये टॉपिक कुछ बुक्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप देख लेना, गूगल पे भी सर्च कर लिया करो तो वैसे आपको मिल जाते हैं। तो मैंने ऐसे बस एक गूगल पे टॉपिक मारा था, कुछ टॉपिक्स के बारे में नॉलेज तो होती है बट प्रॉपर आपको पीडीएफ के फॉर्म में लेकर आना एक टास्क होता है हम लोगों के लिए भी।
तो आप देखा करो कि अगर कुछ टॉपिक बुक्स में प्रॉपरली आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो उसको आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हो, तो लगभग आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाती है। कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं अदर कंट्रीज के होते हैं, कुछ और कंट्रीज के हो सकते हैं, बट उसकी नॉलेज सेम ही होती है, तो आप वैसे वैसे पॉइंट अपने अकॉर्डिंग भी ढाल सकते हो। तो हमने जो टॉपिक आज स्टार्ट किया था ये ऑडिटिंग को लेकर था। ऑडिटिंग के आज के टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ऑडिटिंग क्या होती है। ऑडिटिंग के अंदर हमने क्या देखा कि जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाकर अपनी बॉडी का चेकअप कराते हैं, अगर बॉडी बिल्कुल ओके है तो वो ओके रिपोर्ट देता है, अगर बॉडी ओके नहीं है तो हमको बता देता है कि प्रॉब्लम कहां पर है, बीमारी किस वजह से है। तो ऐसा ही हमको अपनी बुक्स की भी चेकिंग करानी होती है पूरी अच्छे से, तो दैट इज ऑडिटिंग। फिर हमने देखा कि ऑडिटिंग करवाना क्यों जरूरी है, कहाँ कहाँ पे इसकी जरूरी है और क्या क्या टाइप्स हैं। यहां पर जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ था वो तो चला था स्टैच्यूटरी ऑडिट का। स्टैच्यूटरी ऑडिट के अंदर हमने क्या देखा था कि ऑडिट करवाना हमारे लिए हर हालत में जरूरी होता है। फिर हमने देखा था कि प्राइवेट ऑडिट ये करवाना जरूरी नहीं होता, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप फर्म के अंदर। फिर मैंने देखा था कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो हमने देखा था कि कुछ डिपार्टमेंट्स का हमको ऑडिटिंग करवाना ही पड़ता है। गवर्नमेंट ऑडिट के बाद हमने देखा कि प्रैक्टिकल वे में अगर देखें तो हमारे पास एक कंप्लीट ऑडिट होता है और एक पार्शियल ऑडिट होता है। फिर हमने देखा कि एक पीरियडिकल ऑडिट होता है, मतलब पूरी फाइनेंशियल ईयर के बाद ऑडिटर आएगा, आपकी बुक्स की एक ही बारी में चेकिंग कर लेता है। फिर इंटीरियम, जो साल में कभी भी होता रहता है, इंटीरियम ऑडिट, ठीक है। फिर हमने मैनेजमेंट ऑडिट का टॉपिक भी देखा था। फिर हमने देखे कि द ऑडिट वर्क का क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है, इसके अंदर छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने टॉपिक स्टडी किया था वाउचिंग का। वाउचिंग का मीनिंग क्या है, वाउचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है। वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव के बाद हमने देखा था कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, नैतिक मूल्य एक ऑडिटर के अंदर क्या होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके कुछ पॉइंट से 5-6 पॉइंट्स हमने स्टडी किया था। फिर इसके बाद हमने टॉपिक स्टडी किया था इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, क्या खास बात होती है, इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन करा सकता है, ये सारे टॉपिक हमारे इन्वेस्टिगेशन के चले थे। तो आई होप ये टॉपिक बहुत इजी था, ये बुक भी बहुत इजी है, और ये बुक का जो टॉपिक मैंने आज कवर किया था ये वीके पब्लिकेशन का ही बुक है, तो आप देख लेना। ये आई थिंक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में कहीं ना कहीं बुक फॉलो करते हैं बच्चे, तो वीके पब्लिकेशन का बुक है, तो वहां से फॉलो कर सकते हैं। मार्केट में जाएंगे तो ये ऑडिटिंग की बुक आपको इंग्लिश में और हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी। फिलहाल पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, आप पीडीएफ में से स्टडी कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आई होप यू विल बी हैप्पी। टाटा, बाय बाय।